प्रवेश कर चुके हैं हिंदी नॉवेल मास्टर की उस गुप्त दुनिया में, जहां कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, जाग उठती है। यहां हर छाया के पीछे एक रहस्य छिपा है, हर कदम पर एक अनसुनी फुसफुसाहट, और हर कहानी आपको उस अंधेरे दरवाजे तक ले जाती है जिसे खोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। डिस्क्लेमर: इस संसार के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान कल्पना के धुएं से जन्मे हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता लगे तो याद रखिए, संयोग भी कभी कभी कहानी का हिस्सा बन जाता है। ये सामग्री केवल मनोरंजन और कल्पनाओं की रहस्यमयी यात्रा के लिए है। अध्याय 179 प्रेम प्रतिद्वंद्वी बनना। अभी तक कोई समस्या नहीं मिली, करण ने जवाब दिया। लोगों से नजर रखवाते रहो, रणवीर रायचंद ने हुक्म दिया। मूल रूप से उन्होंने आचार्य महावीर को भेजा था उसे ढूंढने के लिए, लेकिन अचानक लक्ष्मण चतुर्वेदी से बदल दिया गया। आचार्य महावीर के स्वभाव को देखते हुए भले वो शिखर संसद लौट आते, वो जरूर उन्हें इसकी खबर देते, पर कोई सूचना नहीं आई। रणवीर रायचंद को हमेशा लगता था कि कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। उस रात रोशनी याज्ञिक ने मेजबान बनकर रणवीर रायचंद और बाकी लोगों को उदयगिरी की नाइट मार्केट घुमाने ले गईं। परिवार की पुरानी दुश्मनी खत्म हो चुकी थी, मन पर चढ़े सारे बोझ उतर गए थे, इसलिए रोशनी बहुत खुश थी। प्लेटेड स्कर्ट पहने, बर्फ जैसी सफेद टी शर्ट के साथ, ऊंची पोनीटेल बांधी हुई, पूरी तरह प्राण शक्ति से भरी हुई। क्या खाना है, कहाँ घूमना है, बस बताओ, आज मैं सबकी दावत दे रही हूँ, रोशनी याज्ञिक ने खुलकर कहा, मानो कोई टूर गाइड हो। रणवीर रायचंद उनके पीछे पीछे चल रहे थे, उदयगिरी के चमकते शहर में घूमते हुए। रात के 8 बज चुके थे, वो वक्त जब शहर सबसे ज्यादा जिंदा होता है। गाड़ियों की कतारें और लोगों की भीड़ हर तरफ उमड़ रही थी। करण और विक्रम दोनों पीछे चल रहे थे। उन दोनों के लिए भी ये एक तरह की सुकून भरी सैर थी। रोशनी याज्ञिक ने रणवीर रायचंद को उदयगिरी की कई जगहें घुमाई और आखिरकार सब उदयगिरी चौक पर पहुंचे। कहा जा रहा था कि आज रात यहाँ कार्यक्रम होंगे, लाइट शो भी होगा। जैसे ही सब वहां पहुंचे, दूर से तेज गड़गड़ाहट की आवाज आई। एक बिल्कुल सफेद ऑडी R8 कानों को चीरती हुई एक्सीलेटर की गरज के साथ चौक की तरफ दौड़ी चली आ रही थी। विश्वस्तरीय सुपरकार तो नहीं थी, पर इसे खरीदने में 20-30 लाख लगते हैं, ऐसा कोई आम अमीर घराना नहीं कर सकता। ऑडी R8 के आते ही अनगिनत लड़के लड़कियों की नजरें उस पर टिक गईं, आंखों में जलन साफ झलक रही थी। रणवीर रायचंद ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर देखा कि रोशनी याज्ञिक उस कार को एकटक देख रही थी। फिर अचानक होश में आई और जल्दी से उन्हें खींचकर बोली, यहाँ कुछ मजा नहीं, कहीं और चलते हैं। रणवीर रायचंद हैरान रह गए। तभी एक जोरदार पुकार गूंजी, रोशनी याज्ञिक। ऑडी R8 पार्क हुई, कार से तुरंत एक जवान लड़का उतरा, लंबा, हैंडसम, उसके साथ कई दोस्त थे। सबकी उम्र रोशनी याज्ञिक जितनी ही लग रही थी। इन्हें जानती हो? रणवीर रायचंद ने पूछा। जल्दी चलो, रोशनी याज्ञिक शर्म से लाल हो गई और सीधा जवाब नहीं दिया। अभी भी अनजान बन रही हो? कार चलाने वाले लड़के ने तेजी से पीछा किया और रोशनी को रास्ते में रोक लिया। फिर रणवीर रायचंद को ठंडी नजर से घूरा, गुस्सा आग की तरह भड़क उठा। रोशनी याज्ञिक, तुम तो कमाल हो, खुद मुझे कहा था ना कि अभी किसी से रिश्ता नहीं बनाना चाहती। मतलब सिर्फ मुझसे नहीं बनाना चाहती थी, है ना? रणवीर रायचंद ने सुनकर कड़वी मुस्कान दी। अरे वाह, कोई रोशनी को चाहने वाला मिल गया और उन्हें अपना प्रेम प्रतिद्वंद्वी समझ बैठा। साहिल, ये क्या बकवास कर रहे हो? ये मेरे भाई हैं, रोशनी याज्ञिक ने त्योरियां चढ़ाईं। मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? हम हाई स्कूल में एक ही क्लास में थे, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा भाई है या नहीं। रोशनी याज्ञिक, अरे रोशनी याज्ञिक, मुझे सचमुच नहीं पता था कि तुम ऐसी निकलोगी। जब मैं तुम्हारे पीछे पड़ा था, तुम सफेद कमल की तरह बर्ताव करती थी, कहती थी कि अभी रिश्ता नहीं चाहिए, पर पीठ पीछे किसी और के साथ थी, मुझे उल्लू बना रही थी। साहिल, अपनी जुबान संभालो। रोशनी याज्ञिक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैंने तुम्हें साफ साफ कहा था, ये मेरे भाई हैं, बॉयफ्रेंड नहीं। हाँ, वो भाई जिसके साथ सो सकती हो।
साहिल ने तंज कसा, मैं तो समझता था तुम बहुत पवित्र हो, निकली तो बस सड़क छाप। तुम। रोशनी याज्ञिक गुस्से से रो पड़ी। रणवीर रायचंद की भौहें सिकुड़ गईं। इस लड़के के शब्द बहुत जहरीले थे, इसलिए वो आगे बढ़े और बोले, माफी मांगो। माफी तेरे सर पर मांगूंगा। अभी तो मैंने हिसाब भी नहीं चुकता कि तुमने मेरी वाली छीन ली। घुटने टेक और गलती मान। साहिल ने घमंड से चिल्लाया, आंखें लाल, जैसे रणवीर रायचंद को जिंदा निगल जाएगा। जिस लड़की के पीछे वो पूरा हाई स्कूल पागल रहा, वो नहीं मिली और ये मुड़कर इस लड़के के साथ हो गई। सच में नफरत की आग लग रही थी। रणवीर रायचंद सीधे हंस पड़े। ये कैसा बेहुदा तर्क है? भले ही मैं रोशनी का बॉयफ्रेंड हूं, तो क्या हुआ? अगर उसे तुम पसंद नहीं, तो क्या उसे किसी और को चुनने का हक नहीं? ये शब्द सुनकर रोशनी याज्ञिक का चेहरा सुर्ख हो गया। अच्छा हुआ कि रात थी और अंधेरा था, वरना शर्म से पानी पानी हो जाती। रोशनी याज्ञिक मेरी है, जो कोई उसे मुझसे छीनेगा मैं उसे मार डालूंगा। साहिल ने दांत पीसते हुए कहा। साहिल, तुम ऐसे क्यों हो रहे हो? मैंने तुम्हें बहुत पहले बता दिया था, मुझे रिश्ता नहीं चाहिए और तुम मुझे पसंद नहीं। रोशनी याज्ञिक व्याकुल होकर बोली। वो डर रही थी कि साहिल फिर तंग करेगा, इसलिए उसकी कार देखते ही भागना चाहती थी, पर नहीं सोचा था कि ये लड़का पहले से ज्यादा बदतमीज निकलेगा। सुना तुमने, उसे तुम पसंद नहीं तो माफी मांगो और निकल लो। रणवीर रायचंद ने बेपरवाही से कहा। दूर हटो, जिसे मैं पसंद करूं वो मेरी होगी, तुम जल्दी मेरे सामने घुटने टेको। साहिल ने गरज कर कहा। घमंड आसमान छू रहा था। इससे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, उंगली दिखाने लगे। बदतमीजी, करण ने गुस्से से डांटा। रुद्रधाम के स्वामी के सामने कोई दूसरी पीढ़ी का अमीरजादा इतना अकड़ दिखाए जीने से थक गया है क्या? बदतमीजी तुम कर रहे हो, पता है मुझे मेरी हैसियत क्या है? मैं हूं। उसने बात पूरी भी नहीं की कि रणवीर रायचंद ने सीधा हुक्म दिया, करण, इसे मौका नहीं चाहिए तो सबक सिखाओ। ठीक है। करण ने तेजी से सिर हिलाया, आगे बढ़ा और उसका कंधा पकड़ लिया। मेरे सामने घुटने टेक। फिर अचानक जोर लगाया, जैसे पूरा पहाड़ दब रहा हो। धड़ाम। साहिल तुरंत घुटनों पर गिर पड़ा, घुटने लगभग चूर चूर, दर्द से मुंह से चीख निकलने वाली थी। माफी मांगो, रणवीर रायचंद ने ठंडे लहजे में कहा। माफी तेरे सर पर मांगूंगा, पता है मुझे कौन हूं मैं? वो फिर अपनी औकात बताने वाला था, पर रणवीर रायचंद ने मौका ही नहीं दिया। मुझे परवाह नहीं तुम कौन हो, जो मुझे छेड़ेगा उसे वैसी ही सजा मिलेगी। उन्होंने करण को हुक्म दिया। सबक अभी काफी नहीं हुआ। समझ गया। करण ने सिर हिलाया और फिर उसका हाथ चिमटे की तरह कंधे पर कस दिया। क्रैक, जोर की आवाज हुई। साहिल का कंधा सीधे टूट गया। आह, एक दिल दहला देने वाली चीख पूरे चौक में गूंज गई। साहिल का चेहरा दर्द से कांप रहा था, पसीना छूट रहा था। माफी मांगो, वरना जान से मार दूंगा, रणवीर रायचंद ने बेपरवाही से कहा। मुझे मत मारो, मैं माफी मांगता हूँ, अभी मांगता हूँ। साहिल घबरा कर चीखा। वो बस एक अमीरजादा था, ऐसी धमकी कैसे सहता? तुरंत हार मान ली। रोशनी, मैंने बेवकूफ़ी की, कृपया बुरा मत मानना। यह रोशनी याज्ञिक भी डर गईं, उन्हें नहीं पता था कि रणवीर इतने बेरहम हो सकते हैं। तुम पर निर्भर है, रणवीर रायचंद ने सपाट लहजे में कहा। जब तक आगे मुझे तंग नहीं करोगे, मैं माफ कर दूंगी, रोशनी याज्ञिक ने कहा। रणवीर रायचंद ने मन ही मन सिर हिलाया। रोशनी अभी किशोर हैं, दिल बहुत नर्म है, पर यह उनका अपना फैसला है, दखल देना ठीक नहीं। ठीक है, मैं कभी तंग नहीं करूंगा, साहिल ने जल्दी हामी भरी। अपनी बात याद रखना, अगर फिर रोशनी को तंग किया तो सिर्फ कंधा नहीं टूटेगा, पूरा आदमी अपंग हो जाएगा, रणवीर रायचंद ने ठंडे स्वर में कहा। हिस, साहिल ने गर्दन सिकोड़ ली। रणवीर रायचंद से निकलती हत्या की नीयत से ही उसकी रूह कांप गई। उसके साथी तो साहिल को सबक सिखाते ही पत्थर की मूर्ति बन गए, हिलने की हिम्मत भी नहीं हुई। अध्याय 180, पूरी तरह अपंग। चलो, रणवीर रायचंद ने रोशनी याज्ञिक से बेपरवाही से कहा और चौक की तरफ बढ़ गए, घूमना जारी रखने के लिए। रणवीर भैया, मैं हमेशा तुम्हें तकलीफ देती रहती हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ, रोशनी याज्ञिक ने माफी मांगते हुए कहा। ज्यादा मत सोचो, रणवीर रायचंद ने हल्के से कहा। रोशनी याज्ञिक के दादाजी और उनके दादाजी पुराने भाई थे। रोशनी को कोई भी तकलीफ हो, वो उसे दूर करने को तैयार थे, सिर्फ याज्ञिक परिवार की आखिरी संतान की रक्षा के लिए। पर रोशनी याज्ञिक के लिए इस घटना के बाद रणवीर रायचंद के प्रति दिल में एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई और वो बार बार सोचने लगी कि रणवीर ने साहिल से क्या कहा था। अगर मैं रोशनी का बॉयफ्रेंड हूं तो क्या हुआ? उनका चेहरा फिर लाल हो गया, सिर झुक गया, एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। नतीजा ये हुआ कि वो किसी से टकराने वाली थी। रणवीर रायचंद ने खींचकर बचाया। क्या सोच रही हो? रास्ता भी नहीं देख रही? कुछ नहीं सोच रही थी, रोशनी याज्ञिक ने झिझकते हुए कहा। रणवीर रायचंद ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सबने चौक में 1 घंटे से ज्यादा वक्त बिताया और लाइट शो देखने के बाद ही निकले। पर चौक से बाहर निकलते ही कई कारों की तेज लाइटें चमकी और 5 लग्जरी गाड़ियां रणवीर रायचंद और बाकियों के सामने आकर रुक गईं।
लगभग टक्कर मारते मारते। पापा, यही वो लोग हैं जिन्होंने मुझे मारा। साहिल एक कार से निकलकर चिल्लाया और रणवीर रायचंद की तरफ उंगली दिखाए। तूने मेरी जान बख्शी थी और अभी फिर मौत को बुला रहा है। विक्रम गुस्से से गरजा, मुझे मारने की हिम्मत की, आज तुम सब खत्म। साहिल ने क्रूरता से चिल्लाया। रोशनी याज्ञिक, तू सस्ती औरत, मैंने कहा था ना मेरी गर्लफ्रेंड बन जा। अब देखती हूँ तेरे इस बॉयफ्रेंड का क्या हाल करती हूँ। रणवीर रायचंद चुप रहे, पर उनकी आंखों में हत्या की चमक साफ थी। देखूं तो कौन मेरे लाडले बेटे को छूने की हिम्मत कर रहा है। एक मजबूत कदकाठी वाला अधेड़ उम्र का आदमी आगे वाली रेंज रोवर से उतरा। बड़े आदमी की हवा लिए, मुंह में सिगार दबाए। बाकी गाड़ियों से दर्जन भर मजबूत बॉडीगार्ड उतरे, सबके चेहरे पर खूंखार भाव। कौन इतना बेखौफ है जो मेरे बेटे को हाथ लगाने की हिम्मत कर रहा है। सिगार वाले ने नाक ऊंची करके सबको नीची नजर से देखा। उसका जवाब मिले इससे पहले ही एक छाया तेजी से आगे बढ़ी और मुक्का उसके चेहरे पर दे मारा। धड़ाम, जोरदार आवाज हुई। सिगार वाला उड़कर दूर जा गिरा, मुंह से खून की धार बहने लगी। पापा, साहिल हैरानी से चिल्लाया और अपने बाप की तरफ दौड़ा। सूरज सर, बॉडीगार्ड्स भी चौंक कर बोले, उनके चेहरे पर सदमा साफ था। वो बदला लेने आए थे, पर अभी कुछ किया भी नहीं कि सूरज सर को उड़ा दिया गया। मैंने मारा, कोई समस्या है? रणवीर रायचंद ने बेपरवाही से कहा। अपना बेटा गलत है और फिर भी बदला लेने आया, सच में खुद को बहुत बड़ा समझता है। तूने मुझे मारा, पता है मैं कौन हूँ? मैं सूरज सलूजा हूँ, उदयगिरी का नामी आदमी। ठाकुर परिवार खत्म हो गया, अब उदयगिरी का बॉस मैं हूँ। तूने मुझे ये मुक्का मारा, मैं। सूरज सलूजा बोल ही रहा था कि अचानक रणवीर रायचंद का चेहरा देखकर रुक गया। उसका गुस्सा बुझी हुई आग की तरह ठंडा पड़ गया, चेहरे पर सिर्फ डर रह गया। तुम? वो गौर से देखने लगा। रणवीर रायचंद, वो अचानक चीखा, जैसे उसकी रूह उड़ गई हो। ठाकुर परिवार के खत्म होने के बाद पूरे मधुपुर में ये चर्चा थी कि ये कारनामा किसने किया, किसमें इतनी हिम्मत थी कि ठाकुर परिवार को नेस्तनाबूद कर दिया। किसी ने यशवंत ठाकुर के पश्चाताप का वीडियो ढूंढ निकाला और आखिरकार रणवीर रायचंद का नाम सामने आया। उन्होंने खुद ऐलान किया था कि ठाकुर ग्रुप अब हमेशा के लिए बंद। पूर्व देश के रायचंद परिवार के सेक्ट लीडर, रुद्रधाम के मालिक, जब रणवीर रायचंद ने पूर्व देश में तूफान मचा दिया था, उनका नाम पूरे आर्यावर्त में गूंज गया था। सूरज सलूजा ने भी फोटो देखी थी और रणवीर रायचंद का चेहरा याद था। अंधेरा होने की वजह से पहले नहीं पहचाना। अब यकीन हो गया कि सामने रणवीर रायचंद हैं, तो उसकी जान निकल गई। आसमा उसके साथ क्या मजाक कर रहा है? वो सिर्फ अपने बेटे का बदला लेने आया था, पर सामने रणवीर रायचंद निकले। सूरज सलूजा का चेहरा उस वक्त सफेद पड़ गया। लगता है तुम मुझे पहचान गए। रणवीर रायचंद ने ठंडी मुस्कान दी। रणवीर सर का नाम कौन नहीं जानता? सूरज सलूजा ने तुरंत चापलूसी शुरू कर दी। साहिल और बॉडीगार्ड सब हैरान रह गए। ये क्या हो रहा है? पापा, यही वो है जिसने मेरी वाली छीनी और मुझे मरवाया। साहिल जोर से बोला। थप्पड़। सूरज सलूजा ने साहिल को जोरदार थप्पड़ मारा, वो घूम गया। रणवीर सर, तुम्हारी वाली छीने ये तुम्हारा सौभाग्य है, तुम्हें उनका सम्मान करना चाहिए। रणवीर रायचंद की भौहें सिकुड़ गईं। सूरज सलूजा उन्हें खलनायक बना रहा था। साफ कर दूं, ये मेरी छोटी बहन है। हाँ, मेरी गलती, हालात नहीं समझा, कृपया माफ करें रणवीर सर। सूरज सलूजा मुस्कुराता रहा। मैंने तुम्हारे बेटे को पहले चेतावनी दी थी कि आगे रोशनी को तंग न करे, वरना उसे अपन कर दूंगा। अब क्या करना चाहिए? रणवीर रायचंद ने पूछा। सूरज सलूजा का चेहरा बदल गया और धड़ाम से वो घुटनों पर गिर पड़ा। रणवीर सर, मेरा बेटा नासमझ है, अभी छोटा है, कृपया माफ करें, दया करें। बोलते हुए वो जोर से गरजा, हरामजादे, जल्दी आ और माफी मांग। साहिल स्तब्ध रह गया, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। रणवीर रायचंद का नाम इतना खास है क्या? पापा उन्हें देखते ही क्यों डर गए? पर समझ न आने पर भी उसने तुरंत वैसा ही किया और घुटनों पर बैठ गया। रणवीर सर, मैं साहिल को लेकर आपके सामने माफी मांगने आया हूँ, हमें छोड़ दें। सुना मैंने तुमने अभी कहा था कि ठाकुर परिवार खत्म होने के बाद उदयगिरी का बॉस तुम हो। रणवीर रायचंद ने पूछा। नहीं, सूरज सलूजा ने तुरंत इनकार किया। मजाक है, ठाकुर परिवार को रणवीर रायचंद ने खत्म किया। उनके सामने ऐसी डींग कैसे मारता? मेरे दिल में उदयगिरी का बॉस आप हैं। रणवीर रायचंद की आंखों में तंज झलका। उदयगिरी को किसी बॉस की जरूरत नहीं। बोलते हुए उन्होंने सिर्फ चिल्लाया, विक्रम, मैं संभाल लूंगा। विक्रम ने सिर हिलाया। चलो, रणवीर रायचंद ने रोशनी याज्ञिक से कहा। ये लोग? रोशनी याज्ञिक ने हैरानी से रणवीर रायचंद की तरफ देखा। विक्रम संभाल लेगा, रणवीर रायचंद ने हल्के से कहा। रोशनी याज्ञिक ने सिर हिलाया और पहले रणवीर रायचंद के साथ चल दी। समझ नहीं पा रही थी कि उनकी बात का मतलब क्या था। आधे घंटे बाद रणवीर रायचंद और रोशनी याज्ञिक करण के साथ होटल लौट आए। रात बहुत हो गई, तुम पहले आराम करो, रणवीर रायचंद ने रोशनी याज्ञिक से कहा। ठीक है, शुभ रात्रि।
रोशनी याज्ञिक ने आज्ञाकारी स्वर में कहा और अपने कमरे में चली गईं। रणवीर रायचंद ने करण को बुलाया और फिर अपने कमरे में जाकर नहाए। कपड़े बदलते ही विक्रम लौट आया। धाम स्वामी, मैंने सबको अपन कर दिया। गारंटी है कि वो आगे उदयगिरी में नहीं दिखेंगे और रोशनी याज्ञिक को कभी तंग नहीं करेंगे। विक्रम ने रिपोर्ट दी। ठीक है। रणवीर रायचंद ने सिर हिलाया। इस मामले को दिल से निकाल दिया, बस अच्छे से निपट गया। अब वो सोच रहे थे विश्वनाथ सिंह के पीछे की ताकत के बारे में और देखना था कि जांच ब्यूरो कुछ पता लगा पाता है या नहीं। अगली सुबह जल्दी रणवीर रायचंद होटल में नाश्ता कर रहे थे कि अचानक जांच ब्यूरो से फोन आया। क्या विश्वनाथ सिंह ने कबूल कर लिया? उन्होंने सीधा पूछा। अध्याय 181 मार्क्विस ने मिलने की इच्छा जताई। रणवीर सर, विश्वनाथ सिंह कुछ भी कहने को तैयार नहीं और ऊपर से हुक्म आया है कि मुझे उसे छोड़ना होगा। मुख्य जांच अधिकारी परेशान स्वर में बोले। विश्वनाथ सिंह को छोड़ना होगा। रणवीर रायचंद की भौहें थोड़ी सिकुड़ी। कितने ऊपर से? मधुपुर के मौजूदा मार्क्विस। मुख्य जांच अधिकारी ने जवाब दिया। उन्हें कहो मैंने कहा है छोड़ना नहीं। जो भी नतीजा हो मैं झेल लूंगा, रणवीर रायचंद ने साफ कहा। पर मुख्य जांच अधिकारी दुविधा में थे। अगर वो नहीं माने तो उन्हें मेरे पास भेजो, रणवीर रायचंद ने जोड़ा। ठीक है। मुख्य जांच अधिकारी मान गए। फोन रखते ही रणवीर रायचंद की आंखों में ठंडी चमक कौंध गई। विश्वनाथ सिंह के पीछे जो भी है उसकी ताकत इतनी भयानक है कि एक मार्क्विस को भी हुक्म की अवहेलना करवा दे। क्या सच में जनकपुर से कोई है? नाश्ता खत्म करते ही रणवीर रायचंद रोशनी याज्ञिक से उनके दादाजी की समाधि पर जाने को कहने वाले थे। तभी जांच ब्यूरो से फिर फोन आया। रणवीर सर, मार्क्विस आपसे मिलना चाहते हैं। मुझसे? रणवीर रायचंद की आंखें सिकुड़ी, फिर बोले पता भेजो। इस वक्त मार्क्विस खुलकर विश्वनाथ सिंह की ढाल बन रहे हैं, ये बहुत कुछ कह रहा था। शायद उनसे कुछ पता चल जाए। रोशनी, कोई जरूरी काम आ गया, समाधि किसी और दिन जाएंगे, रणवीर रायचंद ने समझाया। ठीक है। रोशनी याज्ञिक ने सिर हिलाया। कुछ ही पलों बाद रणवीर रायचंद विक्रम और करण के साथ निकल पड़े, सीधे उस जगह की तरफ। जल्दी ही वो पहुंच गए। एक सुनसान, शांत और पुरानी चाय की दुकान। दरवाजे पर कई वर्दी वाले खड़े थे। रणवीर रायचंद के आते ही उनमें से एक ने आदर से कहा, रणवीर सर, मार्क्विस अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं। रास्ता दिखाओ, रणवीर रायचंद ने शांत स्वर में कहा। वर्दी वाले के पीछे चलते हुए वो चाय की दुकान में दाखिल हुए और एक निजी कमरे में पहुंचे। रणवीर सर, सिर्फ आप अंदर जा सकते हैं, ये दोनों बाहर रुकें, उस आदमी ने कहा। रणवीर रायचंद को कोई ऐतराज नहीं था। विक्रम और दूसरे को बाहर छोड़कर वो कमरे में गए। अंदर 50 के करीब उम्र का एक आदमी, सिर पर सफेद बाल, कमरे में चक्कर लगा रहा था। रणवीर रायचंद को आता देख वो तुरंत मुड़ा और तेज कदमों से आगे बढ़ा। रणवीर सर, आप आ गए। उसका लहजा पूरी तरह विनम्र था। रणवीर रायचंद थोड़ा हैरान हुए। विश्वनाथ सिंह को वो खुद पकड़े हुए हैं। उन्हें उम्मीद थी कि मार्क्विस घमंड से भरे हुक्म दें, पर इतनी विनम्रता नहीं सोची थी। आप ही मधुपुर के मार्क्विस हैं? रणवीर रायचंद ने हाथ मिलाया। हाँ, मेरा नाम जयंत देशमुख है, मधुपुर के मौजूदा मार्क्विस। जयंत देशमुख ने जल्दी से खुद का परिचय दिया। मार्क्विस देशमुख, मुझसे मिलने की क्या वजह है? रणवीर रायचंद सीधे मुद्दे पर आए। क्या हम बैठकर आराम से बात करें? जयंत देशमुख ने विनम्रता से न्योता दिया। रणवीर रायचंद ने उन्हें एक नज़र देखा और बैठ गए। जयंत देशमुख ने उनके लिए चाय डाली और फिर बोले, साफ साफ कहूं तो मैं आपसे एक एहसान मांगने आया हूं, रणवीर सर। अगर विश्वनाथ सिंह को छोड़ने की बात है तो भूल जाए। रणवीर रायचंद ने पहले ही रोक दिया। जयंत देशमुख का चेहरा सख्त हो गया। रणवीर रायचंद ने उनकी बात शुरू होने से पहले ही भांप ली थी। रणवीर सर, मुझे पता है विश्वनाथ सिंह ने क्या किया है और कानून अपना काम करेगा, पर मैं मजबूर हूं। कोई चाहता है कि वो छूट जाए और मैं उसकी अवहेलना नहीं कर सकता। कौन इतना बड़ा है जो मधुपुर के मार्क्विस को हुक्म की अवहेलना करवा दे? रणवीर रायचंद ने दबाव डाला। वो जो हुक्म दे रहा है, शायद वही विश्वनाथ सिंह के पीछे का बड़ा मगरमच्छ हो। जयंत देशमुख ने सिर हिलाया। मैं बता नहीं सकता। जनकपुर से कोई? रणवीर रायचंद ने पूछा। रणवीर सर, मेरी मजबूरी समझिए। विश्वनाथ सिंह के पीछे जो भी है, मैं उसे छू नहीं सकता। जयंत देशमुख के होंठ सील थे। रणवीर रायचंद ने कितना भी दबाव डाला, वो कुछ नहीं बोले। रणवीर सर, एक बात कहना चाहता हूं, उम्मीद है आप नाराज ना हो। क्या? वो शख्स मेरी पहुंच से भी बाहर है। मैं सलाह दूंगा कि आप भी उसे न छेड़ें। आपने पहले ही ठाकुर परिवार को नेस्तनाबूद कर दिया और रक्तचंद्र को खत्म कर दिया, बस यहीं रोक दें। मैं भी उसे नहीं छू सकता। रणवीर रायचंद ने ठंडी हंसी ली। अनिश्चित कि जयंत देशमुख रुद्रधाम की ताकत को कमा रहे हैं या उनकी अपनी। रायली कैपिटल घर में तेजी से फैल रही है। पूरे कारोबारी दुनिया पर कब्जा करने की फिराक में उसने पूर्व देश में ठाकुर ग्रुप के साथ मिलकर मुझे निशाना बनाया और शक देश के रक्तचंद्र के साथ साजिश रची मुझे मारने की।
इन सब के पीछे आर्यावर्त के अंदर का कोई साझेदार है, ज्यादातर वही जो विश्वनाथ सिंह को सपोर्ट कर रहा है। मधुपुर के मार्क्विस होने के नाते इन अपराधों को कुचलने की बजाय आप मुझे समझा रहे हैं कि उसे न छेड़ूं। रणवीर रायचंद की आवाज कमरे में गूंज गई। जयंत देशमुख शर्म से लाल हो गए, पर फिर भी समझाते रहे, रणवीर सर, विश्वनाथ सिंह के पीछे जो भी है वो आम ताकत नहीं, वरना मैं जनकपुर के हुक्म की अवहेलना करने की हिम्मत कैसे करता। तो विश्वनाथ सिंह के पीछे वाला जनकपुर में नहीं है। रणवीर रायचंद ने तुरंत पकड़ लिया। जयंत देशमुख ने सिर हिलाया। जनकपुर ने बहुत पहले हर प्रांत को हुक्म दिया था कि मेरी पूरी मदद करें, भले मुझे इसकी जरूरत न हो, पर तुम्हारा ये करना उस हुक्म की अवहेलना है ना? रणवीर रायचंद ने ठंडे स्वर में कहा। जयंत देशमुख घबरा गए। रणवीर सर, मैं सिर्फ एक आदमी को छुड़वाने की बात कर रहा हूँ, इतना गंभीर तो नहीं। ये इस पर निर्भर करता है कि तुम मेरी मदद करते हो या नहीं। रणवीर रायचंद ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। जयंत देशमुख उठ खड़े हुए और गहरी झुककर सलाम किया। रणवीर सर, मैं सच में मजबूर हूँ। अगर जांच ब्यूरो विश्वनाथ सिंह को नहीं छोड़ता तो मेरे पूरे परिवार की जान खतरे में है। अगर मैं सब बता दूं तो भी वही नतीजा। जयंत देशमुख का चेहरा चिंता से भरा था। रणवीर रायचंद सोच में पड़ गए। जयंत देशमुख बिल्कुल मुख्य जांच अधिकारी जैसे थे जब विश्वनाथ सिंह का सामना किया था। एक तरफ अजेय ताकत, दूसरी तरफ अपना कर्तव्य। रणवीर रायचंद के चुप रहने पर जयंत देशमुख खड़े रहे, चेहरे पर पसीना छूट रहा था। रणवीर रायचंद और विश्वनाथ सिंह के पीछे वाला दोनों में से किसी को भी वो नाराज नहीं कर सकते थे। दोनों के सामने मौत ही दिखती थी। उन्हें दोनों के बीच जिंदा रहने का कोई रास्ता ढूंढना था। छोड़ो, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। कुछ देर बाद रणवीर रायचंद ने आखिरकार कहा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, न ही तुम्हें मजबूर करूंगा। उसके पीछे जो भी है मैं खुद उसे बाहर खींच लाऊंगा। बोलकर रणवीर रायचंद मुड़े और चले गए। जयंत देशमुख का दिल, जो तलवार पर लटक रहा था, आखिरकार नीचे आया। भले रणवीर रायचंद ने विश्वनाथ सिंह को नहीं छोड़ा, कम से कम उनकी नाराजगी तो नहीं झेलनी पड़ेगी। जरूरत पड़ी तो दोनों के बीच खेल सकते थे। हालांकि जान बची सो बच गई, पर जयंत देशमुख का दिल बेचैन था, जैसे उन्होंने सही रास्ते से मुंह मोड़ लिया हो। अगर हो सके तो विश्वनाथ सिंह के पीछे वाले तक ये संदेश पहुंचाओ, चाहे उनकी ताकत कितनी भी हो। मेरी निजी दुश्मनी को अलग रखकर भी मैं आर्यावर्त को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। जो कोशिश करेगा उसे सिर्फ मौत मिलेगी। रणवीर रायचंद की ये बातें जयंत देशमुख के लिए भी चेतावनी थीं। प्रांत के मार्क्विस होने के नाते मजबूरी में उनका हुक्म मान सकते हो, जांच ब्यूरो से कैदी छुड़वाने को कह सकते हो और उनकी पहचान बताने से इनकार कर सकते हो, पर अगर तुमने आर्यावर्त के खिलाफ कुछ किया तो भी मौत ही अंत होगा। धड़ाम, ये शब्द जयंत देशमुख पर बिजली की तरह गिरे। वो डरे नहीं, शर्म से डूब गए। एक प्रांत के मार्क्विस होने के नाते अब सिर्फ अपना परिवार ही नहीं, पूरे मधुपुर की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। लाखों करोड़ों लोग। रणवीर सर, रुकिए। जयंत देशमुख ने हिम्मत जुटाकर अचानक पुकारा। अध्याय 182, साजिश। रणवीर रायचंद रुके और मुड़कर जयंत देशमुख की तरफ देखा। भीष्म ओबरॉय, जयंत देशमुख ने अचानक कहा। विश्वनाथ सिंह के पीछे भीष्म ओबरॉय है। रणवीर रायचंद की आंखों में मुस्कान कौंध गई। जयंत देशमुख में अभी भी जिम्मेदारी बाकी थी, वरना अब उन्हें परवाह नहीं होती। जैसे ही पीछे वाला पता चल जाता, जयंत देशमुख का भविष्य खत्म हो जाता। भीष्म ओबरॉय का बैकग्राउंड क्या है? रणवीर रायचंद ने पूछा। मुझे नहीं पता, वो बहुत रहस्यमयी हैं, हमेशा वर्चुअल अकाउंट से संपर्क करते हैं। बस इतना पता है कि उनकी ताकत बेहद खतरनाक है, जैसे अपना अलग राज चलाते हों, सर्वशक्तिमान। जयंत देशमुख ने कहा। शायद आप जनकपुर से पूछ सकते हैं। जयंत देशमुख ने सलाह दी। ठीक है, समझ गया, शुक्रिया। रणवीर रायचंद ने सिर हिलाया। अचानक कुछ याद आया। उन्होंने पूछा, वैसे जब विश्वनाथ सिंह आया था उसके साथ 2 नकाबपोश थे, उनकी जानकारी है? नहीं पता। जयंत देशमुख ने सिर हिलाया। कोई बात नहीं, विश्वनाथ सिंह के पीछे वाला पक्का हो गया, बाकी सब खुद ढूंढ लूंगा। रणवीर रायचंद ने ठंडे स्वर में कहा और तेजी से चले गए। रणवीर सर, उम्मीद है आप जल्दी कार्रवाई करें और विश्वनाथ सिंह के पीछे वालों को जड़ से खत्म कर दें, आर्यावर्त के लिए ये छिपी हुई आफत मिटा दें। जयंत देशमुख ने पीछे से चिल्लाकर कहा। चूंकि उन्होंने रणवीर रायचंद को नाम बता दिया, ये थोड़ी सी बगावत थी। बस रणवीर रायचंद अगर दूसरी तरफ को खत्म कर दे तभी वो सुरक्षित रह सकते हैं। इस तरह खुद के लिए भी सोचा जा सकता है। जरूर, रणवीर रायचंद ने दूर से जवाब दिया। चाय की दुकान से बाहर निकलकर रणवीर रायचंद विक्रम और करण के साथ कार से रवाना हो गए। महाराज, बातचीत कैसी रही? विक्रम ने पूछा। करण भी बहुत उत्सुक था। जल्दी से एक शख्स का पता लगाओ, भीष्म ओबरॉय। रणवीर रायचंद ने तुरंत हुक्म दिया। भीष्म ओबरॉय। विक्रम और करण हैरान रह गए। ये वही है जो विश्वनाथ सिंह के पीछे है, रणवीर रायचंद ने ठंडे स्वर में कहा। विक्रम और करण के चेहरे पर तुरंत उत्साह आ गया।
आखिरकार कोई सुराग मिला। ये वही बड़ा मगरमच्छ है ना जो राइली कैपिटल के साथ मिला हुआ है। न सिर्फ बाहर वालों को घर की कारोबारी दुनिया पर कब्जा करने में मदद कर रहा है, बल्कि रक्तचंद्र को भी हमसे निपटने में सहारा दे रहा है। चाहे वो कोई भी हो, उसकी मौत पक्की। विक्रम ने ठंडे स्वर में कहा। महाराज को होटल छोड़कर वो दोनों तुरंत भीष्म ओबरॉय की जानकारी जुटाने लगे। रणवीर रायचंद ने जनकपुर को फोन करने की जल्दी नहीं की। वो देखना चाहते थे कि ये भीष्म ओबरॉय आखिर है कौन। न सिर्फ मौजूदा मार्क्विस को हुक्म दे सकता है, बल्कि कई साल पुराने मार्क्विस भी उसके इशारे पर चलते थे। साथ ही राइली कैपिटल के साथ साझेदारी और रक्तचंद्र तक पहुंच, इतनी ताकत पूरे आर्यावर्त में गिने चुने लोगों के पास ही होती है। जैसे ही विक्रम और करण भीष्म ओबरॉय की जानकारी जुटाने लगे, मधुपुर में एक रहस्यमयी जगह एक बूढ़ा आदमी बगीचे में बैठकर शतरंज खेल रहा था। सफेद लबादा पहने, सिर पर सफेद बालों की चोटी, कुछ हद तक अमर जैसे लग रहे थे। पुराने यार, पूरा रक्तचंद्र खत्म हो गया। तुम्हारा क्या ख्याल है? सफेद बालों वाले बूढ़े ने कहा और सफेद मोहरा चल दिया। सामने बैठा आदमी काले कुर्ते में था। उससे छोटा, चांदी जैसे बाल, चेहरा उदास और ठंडा, बहुत खतरनाक लग रहा था। और क्या ख्याल हो सकता है? हार गए। उसके शब्दों में तिरस्कार भरा था। रक्तचंद्र के स्वामी की ताकत पहले ही शक्ति देव स्तर तक आधी पहुंच चुकी थी, फिर भी रणवीर रायचंद के हाथों मर गया। विश्वनाथ सिंह भी उसे रोक नहीं पाया और जिंदा पकड़ा गया। इस लड़के की ताकत सच में डरावनी है। सफेद बालों वाले बूढ़े ने कहा। चिंता मत करो, चाहे वो कितना भी ताकतवर हो, ज्यादा हलचल नहीं मचा पाएगा। उसने पूरा रक्तचंद्र खत्म कर दिया, नागपाल परिवार को पूरी तरह नाराज कर दिया। इशिता नागपाल के गुरु शक देश के सबसे बड़े तलवारबाज हैं। गुस्से में नागपाल परिवार जरूर इस आदमी से रणवीर रायचंद को मारने को कहेगा। बाहर वालों से करवाओ, हमें सामने आने की जरूरत नहीं। काले कुर्ते वाले बूढ़े ने कपटी स्वर में कहा। मुझे पता है रणवीर रायचंद को मारने वाला कोई मिल सकता है। शक देश का सबसे ताकतवर आदमी तो छोड़ो, देवलोक ने भी खतरनाक टीम भेजी है, पर शायद हम दूसरों का इंतजार न कर पाएं। रणवीर रायचंद ने रक्तचंद्र को कुचल दिया और ठाकुर ग्रुप को नेस्तनाबूद कर दिया। मतलब राइली के साथ हमारी सारी योजना बर्बाद। अगर हमने कुछ नहीं किया तो जयपुर भी रणवीर रायचंद के हाथ चला जाएगा। सफेद बालों वाले बूढ़े की आंखों में ठंडी चमक थी। अभी कार्रवाई करना चाहते हो? काले कुर्ते वाले बूढ़े ने पूछा। रणवीर रायचंद की हिम्मत अब बर्दाश्त नहीं कर सकते, वरना हमारी पूरी योजना खतरे में पड़ जाएगी। सफेद बालों वाले बूढ़े ने सोचते हुए कहा। अभी करना थोड़ा जोखिम भरा है। जनकपुर अभी नजर रखे हुए है, शिखर संसद भी अस्थिर है, और ऊपर वाला शायद सहमत ना हो। काले कुर्ते वाले बूढ़े ने तंज कसा। इसलिए मैंने पहले ही मार्क्विस को विश्वनाथ सिंह को छुड़वाने को कहा है। जब तक चिंता खत्म नहीं होती, हम रणवीर रायचंद को खत्म करने की योजना बना सकते हैं। सफेद बालों वाले बूढ़े ने योजना बनाई। घाटी स्वामी। तभी बगीचे के बाहर एक अधेड़ आदमी अचानक प्रकट हुआ। क्या बात है? मार्क्विस ने रणवीर रायचंद से मुलाकात की और आपका नाम लीक कर दिया। रणवीर रायचंद ने दोनों बड़े नाग राजाओं को आपकी जानकारी जल्दी जुटाने को कहा है। अधेड़ ने रिपोर्ट दी। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सफेद बालों वाले बूढ़े की आंखें ठंडी हो गईं। जयंत देशमुख ने मेरे हुक्म की अवहेलना की। बुरा हुआ, अगर उन्हें मेरी जानकारी मिल गई तो वो पहले हमला कर सकते हैं। विश्वनाथ सिंह भी खतरे में पड़ जाएगा। हमें तुरंत किसी को भेजना होगा, भीष्म ओबरॉय ने ठंडे स्वर में कहा। फिर काले कुर्ते वाले बूढ़े की तरफ देखा। पुराने भूत अब देर नहीं कर सकते। रणवीर रायचंद से निपटने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। इस मामले में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हम एक ही नाव पर हैं, इतनी शिष्टाचार की जरूरत नहीं। बस अपनी योजना बताओ, मैं पूरा साथ दूंगा। काले कुर्ते वाले बूढ़े ने कहा। तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे डर नहीं लगता। भीष्म ओबरॉय ने जल्दी से योजना बनानी शुरू की। इसी वक्त रणवीर रायचंद होटल में विक्रम और करण के परिणाम का इंतजार कर रहे थे। रोशनी याज्ञिक अकेले कमरे में नहीं रह पा रही थीं। वो पैरों के पंजों पर चलती हुई रणवीर रायचंद के दरवाजे तक आई। पहले कान लगाकर सुना, जब कोई आवाज नहीं आई तो शर्माते हुए बेल बजाए। रणवीर रायचंद ने दरवाजा खोला तो रोशनी याज्ञिक बहुत आज्ञाकारी अंदाज में खड़ी थी। सफेद स्ट्रैप वाली केक ड्रेस में, काले बाल कंधों पर बिखरे, पूरी शांत और खूबसूरत लग रही थी। क्या बात है? रणवीर रायचंद ने पूछा। कुछ खास नहीं, बस देख रही थी तुम क्या कर रहे हो। अगर व्यस्त नहीं हो तो कॉफी पीने चलें, तुम्हारी कई बार दावत देने का शुक्रिया अदा करने के लिए। रोशनी याज्ञिक ने मुस्कुराते हुए कहा, हाथ पीठ पीछे घुमा रही थी, घबराहट साफ थी। ठीक है, वैसे भी मुझे कुछ काम नहीं है। रणवीर रायचंद ने सहजता से मान लिया। रोशनी याज्ञिक खुशी से खिल उठी। फिर दोनों ने होटल में ही एक कॉफी शॉप ढूंढी और कॉफी ऑर्डर की। दरअसल रणवीर रायचंद को कॉफी पसंद नहीं थी, उन्हें चाय ज्यादा भाती थी, पर उनकी नेकी ठुकरा नहीं सके। रोशनी याज्ञिक की उम्मीद भरी नजरें देखकर मना नहीं किया। उन्हें छोटी बहन की तरह लाड़ प्यार करते थे।
रणवीर भैया तुम्हारी उम्र कितनी है? रोशनी याज्ञिक ने पूछा। 24। रणवीर रायचंद ने सहजता से कहा। वाह इतने कम, रोशनी याज्ञिक ने हैरानी से कहा। ऐसा लगता नहीं, मुझे तो लगा तुम लगभग 30 के करीब हो। रोशनी याज्ञिक हंस पड़ी। रणवीर रायचंद के मुंह के कोने से कुड़े, क्या मैं इतना बुरा लगता हूँ? अध्याय 183 संकट। संकट, बूढ़े नहीं लगते पर बहुत परिपक्व लगते हो, वो आकर्षण जो सिर्फ अंकल में होता है। रोशनी याज्ञिक शर्माते हुए बोली। अच्छा अच्छा, रणवीर रायचंद ने लाचार मुस्कान दी। रणवीर भैया तुमने कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की? रणवीर भैया तुम्हारी असली पहचान क्या है? ... रोशनी याज्ञिक के दिमाग में सवालों की बाढ़ थी, एक के बाद एक सवाल दागे जा रही थी। रणवीर रायचंद बेपरवाही से जवाब देते रहे। रणवीर भैया क्या मैं बहुत तंग कर रही हूँ? रोशनी याज्ञिक ने शर्माते हुए पूछा, रणवीर रायचंद का ठंडा चेहरा देखकर। नहीं, मैं कुछ सोच रहा था, रणवीर रायचंद ने कहा। बिना किसी वजह के उन्हें बेचैनी हो रही थी। ऐसा एहसास उनके लिए बहुत दुर्लभ था। रोशनी एक पल रुको, मुझे फोन करना है। रणवीर रायचंद कॉफी शॉप से बाहर निकले और अनन्या शर्मा को फोन मिलाया। इंतजार करते हुए उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। भले ही अष्टनाग राजाओं में से 6 और छाया संप्रदाय दोनों दिल्ली में तैनात हों, अनन्या और रूही पूरी तरह सुरक्षित होनी चाहिए। साथ ही कोई खतरे की सूचना भी नहीं आई, फिर भी बेचैनी इतनी कि दिल बैठा जा रहा था। बीप की आवाज के साथ वीडियो कॉल जुड़ गई। स्क्रीन पर अनन्या दिखी। रणवीर, अनन्या शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। पापा, रूही की प्यारी आवाज गूंजी। नन्ही सी स्क्रीन के पास आए, बड़ी बड़ी प्यारी आंखें स्क्रीन के रणवीर रायचंद को गौर से देख रही थीं। अनन्या, तुम घर पर हो? रणवीर रायचंद ने पूछा। हाँ, रूही को देखने आई थी, अनन्या शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। सब ठीक है? रणवीर रायचंद ने पूछा। बहुत अच्छा, अभी अभी सभी कंपनी प्रमुखों की बैकग्राउंड चेक पूरी हुई, फिर पूरा दत्ता परिवार गायब हो गया और उड़ान ग्रुप हम में विलय करना चाहता है। प्यार, ये तुमने करवाया ना? अनन्या शर्मा ने पूछा। मैंने कहा था ना, मैं संभाल लूंगा। अब चैन आया। अनन्या को ठीक देखकर रणवीर रायचंद ने राहत की सांस ली और मुस्कुराए। प्यार, तुम कमाल हो, शुक्रिया। अनन्या शर्मा ने वीडियो में किस उड़ाया, चेहरा प्यार से भरा था। मुझे भी किस चाहिए, रूही ने अपनी मीठी आवाज में कहा। पत्नी और बेटी को खुश देखकर रणवीर रायचंद खिल उठे, कुछ और बातें करके कॉल खत्म की। हो, रणवीर रायचंद ने नीले आसमान और सफेद बादलों की तरफ देखकर गहरी सांस ली। शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। अनन्या और रूही की फिक्र इतनी है कि पूर्व देश और दिल्ली से दूर होने पर बेचैनी हो रही है। ये सोचते हुए वो कॉफी शॉप में लौट आए। तो किस लड़की से बात कर रहे थे? रोशनी याज्ञिक ने उत्सुकता से पूछा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे उनकी लव लाइफ में झांक रही हो और अपराध बोध हो रहा था। कोई लड़की नहीं, रणवीर रायचंद मुस्कुराए। बताने ही वाले थे कि फोन बज उठा। करण का फोन था। उन्होंने तुरंत उठाया। धाम स्वामी, करण बोल रहा हूँ, जयंत देशमुख पर मुसीबत आ गई। क्या हुआ? रणवीर रायचंद ने पूछा। पहले से अंदाजा हो गया था, आपसे मिलते ही जयंत देशमुख घर गए और हत्या कर दी गई, पूरे परिवार को मार डाला, कोई जिंदा नहीं। टच, रणवीर रायचंद ने दांत पीसे। सबसे बुरा फिर भी हो गया। ये भीष्म ओबरॉय का काम जरूर है। पुरानी चाय की दुकान में जयंत देशमुख ने कहा था, अगर हुक्म नहीं माना तो पूरे परिवार की जान खतरे में। इसलिए रणवीर रायचंद ने उन्हें मजबूर नहीं किया, उनकी अपनी मजबूरी थी। पर किसने सोचा था कि सिर्फ एक नाम बताने की वजह से तुरंत मौत आ जाएगी। दुश्मन की क्रूरता हद से बाहर थी। दिन दहाड़े मधुपुर के माकविस की हत्या, पूरे परिवार समेत बेहुदा। हत्यारे को पकड़ा? उन्होंने फौरन पूछा। कोई निशान नहीं, जांच ब्यूरो संभाल रहा है। करण, भीष्म ओबरॉय की खोज बंद करो, रुद्रधाम के भाइयों को लेकर जांच ब्यूरो पहुंचो और विश्वनाथ सिंह की अच्छे से रखवाली करो, रणवीर रायचंद ने हुक्म दिया। जी हजूर, करण ने बिना हिचक कहा। फोन रखते ही रणवीर रायचंद को खुद पर गुस्सा आया। अगर उन्होंने जयंत देशमुख की आखिरी बात न सुनी होती, शायद वो भीष्म ओबरॉय का नाम न बताते और जिंदा रहते। मुझसे मिलते ही दिन दहाड़े मधुपुर के माकविस की हत्या। रणवीर रायचंद की आंखों में आग भड़क उठी। भीष्म ओबरॉय, चाहे तुम कोई भी हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। चूंकि भीष्म ओबरॉय ने कार्रवाई की, उन्हें जरूर पता चल गया होगा कि जयंत देशमुख ने अवहेलना की, इसलिए विश्वनाथ सिंह नहीं छूटेगा। इस लॉजिक से उनका अगला कदम विश्वनाथ सिंह को छुड़ाना होगा। यही वजह थी कि रणवीर रायचंद ने तुरंत करण को जांच ब्यूरो भेजा। वही विक्रम जानकारी जुटाते रहेंगे, जैसे ही पता चल जाएगा, रणवीर रायचंद भीष्म ओबरॉय से सामना कर लेंगे। इसलिए उन्होंने विक्रम को नहीं रोका। कभी नहीं सोचा था कि विक्रम की ताकत के सामने भी कोई खतरा हो सकता है। पर अभी विक्रम जो जानकारी जुटा रहे थे, उन्हें भयानक संकट का सामना करना पड़ रहा था। वो एक सुनसान सड़क पर कार चला रहे थे कि अचानक एक बड़ा पेड़ धड़ाम से गिर पड़ा। स्क्रीच, विक्रम ने ब्रेक मारे। टायरों ने सड़क पर 2 काली लकीरें खींच दी।
धड़ाम, जोरदार आवाज हुई, पेड़ सड़क पर आड़ लगा कर गिरा, टहनियां चकती हुई। सड़क ही कांप गई जैसे भूकंप आ गया हो। कार पेड़ के तने से ठीक पहले रुक गई। बाल बाल बचे। विक्रम ने सांस ली, थोड़ी और स्पीड होती तो कार समेत वो भी चकनाचूर हो जाते। उनके शरीर को भी ये नहीं झेल पाता। अरे ये पेड़ कैसे गिरा? वो बड़बड़ाए, रुको कुछ गड़बड़ है। उनकी आंखें सिकुड़ गईं। पेड़ का कटा हिस्सा बिल्कुल सीधा था। साफ था कि किसी ने पहले से आरी से काट रखा था। घात लगाकर हमला। उन्हें तुरंत समझ आ गया। उसी पल रियर व्यू मिरर में एक डंप ट्रक तेज रफ्तार से उनकी तरफ आता दिखा। एक टक्कर और कार का तो नामो निशान मिट जाएगा, वो भी जिंदा नहीं बचेंगे। नागराजा पर घात लगाकर हमला करने की हिम्मत। विक्रम ने दरवाजे का हैंडल खींचा। धड़, दूर से एक तीर छूटा और शीशे को चीरता हुआ आया। टच, विक्रम झुके, दरवाजा छोड़ दिया। धड़, तीर उनके सिर के पास से गुजरा और दूसरी खिड़की तोड़ता हुआ बाहर निकल गया। उसी पल डंप ट्रक टकराया। धड़ाम, कान फाड़ देने वाली आवाज कार पेड़ और ट्रक के बीच कुचलकर लोहे का ढेर बन गई। आग भड़क उठी, काला धुआं आसमान छूने लगा। मर गया ना अब। डंप ट्रक से एक आदमी निकला, टक्कर से उसके सिर से खून बह रहा था। जैसे ही वो उतरा, एक छाया आसमान से गिरी। धड़ाम, एक ही मुक्के में ड्राइवर को मार डाला। नीचे गिरा शख्स कई बार लुढ़का। वो विक्रम थे। अध्याय 184 प्रेत मुखौटा। जिस क्षण सेडान को टक्कर लगी, उसने तुरंत सनरूफ से छलांग लगा दी और बाहर निकल गया, सीधे डंप ट्रक पर जा गिरा। ड्राइवर जब बाहर निकला तो उसने नीचे उतरकर उसे एक पल में मार डाला। लेकिन उस तीर की वजह से उसका भागने का समय देर हो गया। मौत तो नहीं हुई, पर धक्के की लहर से वह खून में तरबतर हो गया। सनसन, जैसे ही विक्रम नीचे उतरा, एक और तीर हवा काटता हुआ उसके सांग आया। उसने फौरन जमीन पर लेटकर गोता लगा दिया। धड़ाम, तीर जमीन में धंस गया, चिंगारियां उड़ी, जैसे ड्रिल चल रही हो, गहरा गड्ढा बन गया। सांस रोको। विक्रम ने तेज सांस ली। तीर की वो भयानक ताकत, प्राण शक्ति से भरी हुई शूटर की शक्ति कितनी डरावनी थी। वह भी स्तब्ध था कि एक गोली ने हवा चीरते हुए आक्रमण कर दिया। विक्रम को उठने का मौका भी नहीं मिला, फिर जमीन पर लुढ़क गया। धड़ाम, गोली जमीन से टकराई, चिंगारियां बिखरी, एक और गहरा गड्ढा बन गया। ठंडे और गर्म हथियार दोनों हमला कर रहे थे। पहले से ही जाल बिछाया गया था। दुश्मन का प्लान बिल्कुल परफेक्ट था, उसे मार डालने पर आमादा। ये कौन हरामी है जो इतनी प्लानिंग करके मुझे मारना चाहता है? विक्रम समझ नहीं पा रहा था। धड़ धड़ धड़, तीर, गोलियां, क्रॉस अटैक। विक्रम अभी भी उठ नहीं पाया था। मजबूरी में जमीन पर लुढ़कता रहा। जमीन पर गड्ढों की भरमार हो गई। अगर विक्रम इतना ताकतवर न होता तो कब का मारा जाता। लगातार हमले में वह सड़क किनारे लुढ़क गया, एक बड़े पेड़ से सटा, आखिरकार सांस ली। हाथ पैर सब घर्षण से छिल गए थे, खून बह रहा था। थोड़ा आराम करके उसने पेड़ पर छलांग लगा दी, आंखें गड़ाकर अपने हमलावर को ताकने लगा। मुझे घात लगाकर मारना चाहता है, तू तो मरेगा। विक्रम ने तुरंत ऊपर की ओर छलांग लगाई, पेड़ों की डालियों के बीच उड़ता चला गया, पत्तियों का इस्तेमाल छिपने के लिए किया। पहले उसने तीरंदाजा पर धावा बोला। तीर की तुलना में गोली का खतरा ज्यादा था। सनसन, विक्रम का शरीर तेजी से उड़ा, पल भर में दर्जनों मीटर पार कर गया, फिर नीचे उतरकर छिपे बंदूकधारी पर मुक्का चलाया। बंदूकधारी की प्रतिक्रिया तेज थी। पास से गोली चलाने में नाकाम रहने पर उसने हथेली से वार किया। धड़ाम, जोरदार विस्फोट। विक्रम को लगा कि वह उसे कुचल देगा, लेकिन दुश्मन पीछे उछला, मुंह से खून उगलते हुए, फिर भी जिंदा था। लघु सिद्धि, शक्ति राजा स्तर। विक्रम ने गंभीर स्वर में कहा। एक बंदूकधारी जिसकी ताकत पहले से ही शक्ति राजा स्तर तक पहुंच चुकी थी, कितना हैरान करने वाला। तू कौन है? विक्रम ने ठंडे स्वर में पूछा। दुश्मन ने जवाब नहीं दिया, बल्कि विक्रम पर झपटा। मौत मांग रहा है। विक्रम गरजा, एक और जोरदार मुक्का चलाया। इस बार उसने पूरी ताकत लगा दी। धड़ाम, जोरदार आवाज। शक्ति राजा स्तर के योद्धा का हाथ तुरंत चूर चूर हो गया। विक्रम का मुक्का आगे बढ़ा, सीना कुचल दिया और दुश्मन को खत्म कर दिया। सनसन, उसी पल एक सनसनाहट गूंजी। विक्रम को देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी, उसे पता था ये क्या है। एक और घात लगाने वाला तीर चला रहा था। हमला बहुत चालाकी भरा था। ठीक उसी वक्त जब वह बंदूकधारी को कुचल रहा था, बचाव करना मुश्किल। अपनी अपार शक्ति पर भरोसा करके विक्रम ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और बच निकला। चीर, तीर ने उसकी बांह को छू लिया, मांस फट गया, खून की बौछार हो गई। विक्रम ने सिर्फ भौहें चढ़ाई, ऐसी चोट उसे नहीं मार सकती। बिना हिचकिचाए उसने दुश्मन से बंदूक छीन ली, आने वाले तीर की दिशा में निशाना साधा और ट्रिगर दबाया। सनसन, गोली निकली। अगले ही पल, पफ, एक दबी हुई आवाज। छिपा ठंडा तीर चलाने वाला तुरंत गोली लगने से गिर पड़ा। अब तो सब साफ हो गया। विक्रम की ठंडी नजर पड़ी और वह झुककर बंदूकधारी की पहचान जांचने लगा। कुछ उपयोगी जानकारी नहीं मिली। फिर वह तीरंदाजे की लाश के पास गया। अचानक विक्रम का सिर चकरा गया, कदम लड़खड़ा गए।
उसने तुरंत रुककर सिर झटका। इतना बुरा नहीं, हालांकि बुरी तरह घायल था, लेकिन अभी जान को खतरा नहीं था। क्या डंप ट्रक की टक्कर से अंदरूनी अंगों को चोट लगी है? विक्रम ने सोचा। उसे कोई स्पष्ट तकलीफ नहीं महसूस हो रही थी। उसने खुद को संभाला और तीरंदाजी की लाश की ओर बढ़ा। 30 साल का एक आदमी था। लाश की तलाशी से भी कुछ उपयोगी नहीं मिला। उसी वक्त विक्रम अचानक खड़ा हुआ, दूर ताकते हुए उंगली ट्रिगर पर कस ली। सड़क पर एक सेडान नजर आई, तेजी से पास आ रही थी। 2 लोग बाहर निकले, दोनों के चेहरे पर मुखौटे थे। ये विश्वनाथ सिंह के साथी हैं। विक्रम ने पिस्तौल उठाए और उनका निशाना साधा। दोनों डरे नहीं। एक ने कार का दरवाजा खोला। अंदर से काले लबादे में एक चांदी बालों वाला बुजुर्ग निकला, चेहरा ठंडा। उसने भी मुखौटा पहना था, लेकिन बाकियों से अलग प्रेत मुख मुखौटा, देखने में बेहद डरावना। विक्रम ने उन 2 से पिस्तौल हटाकर प्रेत मुखौटा बुजुर्ग पर तान दी। वह पुराना योद्धा था, बहुत संवेदनशील, महसूस कर रहा था कि ये आदमी बेहद खतरनाक है। विक्रम, रुद्रधाम के अष्टनाग राजाओं के मुखिया, तेरे में कुछ दम है, फिर भी जिंदा कैसे है? प्रेतमुख मुखौटे के नीचे से ठंडी आवाज आई। तुम विश्वनाथ सिंह का साथ दे रहे हो ना? तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है? विक्रम ने गुस्से में पूछा। तेरी मौजूदा हालत में तुझे सवाल पूछने का हक नहीं। सरेंडर करना चाहता है या मुझे हाथ साफ करने दे? प्रेत मुखौटा बुजुर्ग ने जवाब दिया। घमंडी, जब बोलने को तैयार नहीं तो मर। विक्रम को बातें करने की फुर्सत नहीं थी। उसने ट्रिगर दबा दिया। सनसन, गोली तेजी से निकली। प्रेत मुखौटा बुजुर्ग ने हिले तक नहीं। पल भर में एक विशाल हथेली ने गोली पकड़ ली। फिर हथेली खोली, गोली चूर चूर होकर हवा में बिखर गई। धड़ाम, विक्रम की आंखें सिकुड़ गईं, चेहरे पर हैरानी साफ। नंगे हाथ से गोली पकड़ना और पूरी तरह कुचल देना। दुश्मन की ताकत उससे कहीं ज्यादा थी। गोलियों के सामने वह आमतौर पर बचता था, कभी कभी हथियार से रोकता था। सिर्फ नंगे हाथों से नहीं कर पाता, दोनों हाथ फैलाकर भी नहीं। प्रेत मुखौटा बुजुर्ग एक हाथ से इतनी शांति से कर रहा था। विक्रम ने ऐसा सिर्फ एक व्यक्ति से देखा था, धाम स्वामी रणवीर रायचंद। देवलोक में मारा गया शूरराज भी ऐसी शक्ति रखता था, हालांकि दिखाया नहीं गया। तो इस प्रेत मुखौटा बुजुर्ग के पास शक्ति देव स्तर की ताकत है। विक्रम को समझ आ गया कि अपनी ताकत से वह इसे नहीं संभाल सकता, इसलिए उसने फोन निकाला धाम स्वामी को सूचना देने के लिए। स्विश, एक ठंडी तलवार आगे बढ़ी, घुमावदार तलवार। धड़ाम, विस्फोट हुआ, फोन चूर चूर हो गया। अगर विक्रम तेज न होता तो उसकी हथेली जमीन पर गिर जाती। स्विश, घुमावदार तलवार अर्धचक्र बनाकर लौटी, प्रेत मुखौटा बुजुर्ग के पास गायब हो गई, कोई निशान नहीं। संपर्क कट गया, अब मौत की लड़ाई थी। विक्रम की आंखों में युद्ध की आग भड़की। दुश्मन कितना भी ताकतवर हो, उसे कभी डर नहीं लगा। उसने गरज कर प्राण शक्ति संचारित की और झपटा। गलत। उसी पल विक्रम का रंग बदल गया, सिर फिर चकराया, दुनिया घूमने लगी, होश खोने की कगार पर। अध्याय 185। विक्रम मुसीबत में। तेरी इस हालत में मुझे लड़ने की क्या हिम्मत है? मास्टर प्रेत ने ठंडा हंसा। उसका शरीर भूत की तरह झलका और अचानक हमला किया, विक्रम पर हथेली का वार किया। आह! विक्रम ने पूरी ताकत से गर्जा, होश बनाए रखने की कोशिश में दांत पीसकर मुक्का चलाया। धड़ाम, विस्फोट की तरह लगा जैसे कोई चट्टान टकराए हो। हथेली की झिल्ली फट गई, खून बह निकला। वह तुरंत उड़कर दूर जा गिरा। ये नहीं कि शक्ति देव स्तर का विशेषज्ञ इतना ज्यादा ताकतवर था, बात यह थी कि वह प्राण शक्ति भी ठीक से नहीं चला पा रहा था। धड़ाम, विक्रम जमीन पर गिरा। बांह पर तीर की खरोंच देखते ही सब समझ आ गया। तीर में जहर था। जहर पहले से ही नसों को सुन्न कर रहा था, चलना मुश्किल हो रहा था, प्राण शक्ति चलाना तो दूर की बात। तुम नीच हरामी! विक्रम गर्जा, मुश्किल से खड़ा हुआ। स्विश, मास्टर प्रेत ने फिर हमला किया। विक्रम की बांह पकड़ ली, वो जो पूर्व देश में घायल हुई थी और अभी भी पट्टी बंधी थी। विक्रम ने विरोध किया, लेकिन एक औंस ताकत नहीं बची। जहर पूरी तरह फैल चुका था। क्रैक! जोर से दबाव डालकर मास्टर प्रेत ने वो पहले से घायल बांह तोड़ दी। हड्डियों तक दर्द पहुंचा, चेहरा विकृत हो गया, ठंडा पसीना छूट रहा था। फिर भी उसने एक चीख नहीं निकाली। तुम विदेशी, पैसों से गठजोड़ करते हो और कोई हद नहीं रखते, फिर भी आर्यावर्त के रुद्रधाम को निशाना बनाते हो। तुम्हारी मौत बुरी होगी, विक्रम ने थूकते हुए कहा, आंखों में आग। अभी भी जबान लड़ाता है। मास्टर प्रेत ने और जोर से दबाया, जैसे बांह को लुगदी बना देगा। घुटने टेक, वह गर्जा, नीचे दबाव डालकर जमीन पर गिराने की कोशिश की। मैं सिर्फ रक्तभूमि में दफन 10 लाख वीरों के सामने घुटने टेकता हूं, तू कौन होता है? विक्रम पुराने देवदार की तरह अडिग खड़ा रहा। घुटने टेक, घुटने टेक, मास्टर प्रेत पागल की तरह गर्जा। क्ररैक, विक्रम के पैरों तले असफाल्ट फट गया, फिर भी उसके घुटने नहीं झुके। भयानक दबाव में आखिरकार उसके घुटनों की हड्डियां चूर हो गईं और वह गिर पड़ा, आधा मर चुका। मौत के मुंह में भी दुश्मन के सामने घुटने नहीं टिकने दिए।
हरामी। मास्टर प्रेत से ठंडी हत्या की आग निकली, मरते विक्रम को ताकते हुए गुस्से में कि आदमी मरना पसंद कर रहा है पर झुक नहीं रहा। वह नाग राजा को घुटने टेकवाना चाहता था पर विक्रम आखिरी सांस तक नहीं झुका, पूरी तरह अटल। मारने की इच्छा भड़की लेकिन उसने रोक ली और चीखा, ले जाओ इसे। जी। दो मुखौटा वाले दौड़े, विक्रम को उठाया, सेडान में फेंका और तेजी से भाग निकले। उस वक्त रणवीर रायचंद को कुछ पता नहीं था। जयंत देशमुख की हत्या की खबर मिलने के बाद उसके आसपास की ठंडक अभी तक नहीं गई थी। रणवीर भैया, तुम ठीक तो हो? रोशनी याज्ञिक ने डरते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ, रणवीर ने सिर हिलाकर कहा। ठीक है। रोशनी ने होंठ दबाए, उसका चेहरा इतना गंभीर देखकर कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। इस वक्त करण ने सैकड़ों रुद्रधाम के सदस्यों को लेकर गश्त कार्यालय पर मजबूती कर दी थी। धाम स्वामी ने चेतावनी दी थी कि जयंत देशमुख का कातिल विश्वनाथ सिंह को छुड़ाने आ सकता है। सब हाई अलर्ट पर थे। गश्त कार्यालय ने भी विश्वनाथ सिंह के आसपास ढेर सारे गार्ड लगा रखे थे, हर हथियार तैयार। आधे घंटे बाद रणवीर को करण का फोन आया। उसे लगा दुश्मन आ गया। धाम स्वामी, सब शांत है, विश्वनाथ सिंह को ले जाने की कोई कोशिश नहीं। रणवीर की भौहें सिकुड़ गईं। जयंत देशमुख को मारकर उन्होंने साबित कर दिया था कि ऊपर का दबाव नहीं मान रहे। कोई और प्लान था विश्वनाथ सिंह को छुड़ाने का। रणवीर सिर्फ कल्पना कर सकता था कि वे टॉप एक्सपर्ट भेजकर गश्त कार्यालय पर धावा बोलेंगे। मार्क्विस ऑफ मधुपुर को मारने की हिम्मत की थी तो एक कैदी छुड़ाना क्या बड़ी बात। फिर भी नहीं आए। आधा घंटा बीत गया, समझ नहीं आ रहा था। जयंत देशमुख की मौत की खबर फैलते ही विश्वनाथ सिंह को छुड़ाना भीष्म ओबरॉय के लिए लगभग नामुमकिन हो जाता। रणवीर लाइन पर ही रहा, अगला कदम सोचते हुए। अजीब, वो बेचैनी फिर उभरी, पहले से ज्यादा तेज। रोशनी याज्ञिक उसे भौहें चढ़ाकर टेबल पर उंगलियां पीटते देख रही थी। मदद करना चाहती थी पर सिर्फ चिंता से देख सकती थी। बुरा नहीं, रणवीर ने अचानक बुदबुदाया, समझ गया। करण, विक्रम ने संपर्क किया है। नहीं, गश्त कार्यालय की रखवाली करते रहो और मेरे आदेश का इंतजार करो। फोन काटते ही रणवीर ने विक्रम को फोन मिलाया। आपका कॉल किया गया नंबर बंद है। उसकी सांस रुक गई, दिल धड़कने लगा। फिर मिलाया। क्षमा करें, आपका कॉल किया गया नंबर बंद है। आपका कॉल किया गया। दर्जन भर बार ट्राई किया, कभी नहीं लगा। विक्रम मुसीबत में है। रणवीर का पूरा शरीर कांप उठा। विक्रम कभी फोन बंद नहीं करता, मिशन पर बैटरी खत्म होना भी नामुमकिन। अष्टनाग राजाओं के मुखिया के रूप में उसकी अनुशासन बेदाग था। संपर्क न हो तो सिर्फ एक नतीजा, कुछ हो गया। वो संभावना जो रणवीर ने कभी सोची भी नहीं थी। विक्रम की ताकत से शक्ति देव स्तर से नीचे कोई उसे छू भी नहीं सकता। साधारण शक्ति देव स्तर का मास्टर भी उसे चेतावनी भेजने से पहले नहीं मार सकता। भीष्म ओबरॉय, रणवीर ने दांत पीसे। उसी का काम था। जयंत देशमुख को मारने के बाद उन्होंने गश्त कार्यालय पर नहीं, विक्रम पर घात लगाए। विक्रम को कुछ हुआ तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। चाहे तू कितना भी बड़ा राक्षस हो, मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। उसकी चीख गूंजी। हत्या की आभा कॉफी शॉप में जैसे बाढ़ आ गई। कर्मचारी और ग्राहक सब कांप उठे जैसे आसमान गिर रहा हो। बिना एक पल गंवाए रणवीर ने रुद्रधाम के हर सदस्य को संदेश भेजा। हर तरह से विक्रम के निशान तुरंत ढूंढो। नागराजा विक्रम गिर गया। खबर फैली तो रुद्रधाम का हर सदस्य स्तब्ध रह गया। रुद्रधाम 10 लाख अनुयायी संभालता है। धाम स्वामी के बाद सबसे ऊंचा अधिकार अष्ट नागराजाओं का। हर एक पूरे क्षेत्र को दबाने वाली परम शक्ति। विक्रम उनमें सबसे आगे और भी ऊंचा। उसका गिरना किसी ने सोचा भी नहीं था। धाम स्वामी की आवाज से ही उनकी आग का अंदाजा हो रहा था। लगभग पल भर में उदयगिरी में छिपे रुद्रधाम के हर एजेंट ने हरकत शुरू कर दी। अध्याय 186 चिंता। करण भी उतना ही स्तब्ध था। उसने सोचा भी नहीं था कि नागराजा विक्रम ऐसा क्या झेल गया कि सूचना भेजने का समय भी नहीं मिला। उसने फौरन गश्त कार्यालय को सर्च में मदद करने का आदेश दिया और उदयगिरी शहर और दूसरे संबंधित विभाग हर संभव तरीका इस्तेमाल किया। सर्विलांस कैमरे चेक करो, विक्रम की गाड़ी चेक करो, विक्रम के मोबाइल का आखिरी लोकेशन चेक करो। ... उस वक्त उदयगिरी शहर में अनगिनत लोग हरकत में थे। पूरे शहर को उलट पुलट कर भी नागराजा विक्रम का पता लगाना था। साधारण लोग भी महसूस कर रहे थे कि कुछ गड़बड़ है। शहर के सारे बड़े विभाग किसी महत्वपूर्ण खजाने की तलाश में लगे थे। ऐसा कभी नहीं हुआ था। पूछताछ करने पर पता चला कि किसी व्यक्ति की तलाश है, लेकिन कौन था वो जिसने पूरे शहर के विभागों को हिला दिया? किसी को नहीं पता। चाहे गश्त कार्यालय हो या कोई दूसरा विभाग, सबके कंधों पर भारी बोझ था। अगर रुद्रधाम का एक नागराजा उदयगिरी में हादसे का शिकार हुआ तो पूरा उदयगिरी शहर रुद्रधाम के प्रकोप का सामना करेगा। शायद पूरा मधुपुर ही अशांति में डूब जाएगा। इस वक्त रणवीर का कॉफी पीने का मन नहीं था और वह होटल लौट आया था। वह अकेला बालकनी में खड़ा था, फोन को कसकर पकड़े। वह ताज़ा खबर का इंतजार कर रहा था। विक्रम, तुझे कुछ नहीं होना चाहिए, वरना मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा।
बीते पलों को याद करके रणवीर के दिल में छुरी सी चुभ रही थी। जब वह पहली बार युद्ध क्षेत्र में उतरा था, विक्रम ने अपनी उम्र और अनुभव के बल पर कई बार उसकी मदद की थी। दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया, कई बार जीवन मृत्यु के बीच साथ गुजारा। बाद में जब रणवीर ने रुद्रधाम बनाया, विक्रम सबसे पहले शामिल हुआ और सबसे पहला नाग राजा बना। अगर विक्रम को सच में कुछ हो गया तो रणवीर इसे कभी स्वीकार नहीं कर पाएगा। भीष्म ओबरॉय, तू बहुत बड़ा दुस्साहस कर रहा है। बाहरियों से गठजोड़ करके आर्यावर्त को नुकसान पहुंचाना एक बात है, लेकिन मेरे भाई पर हाथ डाला, अब तेरी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। रणवीर की आंखें बेहद ठंडी थीं, शून्य स्तर जैसे जम रहा हो। रोशनी याज्ञिक रणवीर के दरवाजे से चिपकी खड़ी थी, कमरे में फैली ठंडक महसूस करके कांप रही थी। ठाकुर परिवार से निपटते वक्त भी रणवीर में इतनी तीव्र हत्या की भावना नहीं थी, जैसे पूरी दुनिया को कत्ल कर डाले। रोशनी एक पल हिचकी, लेकिन आखिरकार रणवीर को डिस्टर्ब नहीं किया और चुपके से चली गई। कुछ देर इंतजार के बाद भी कोई खबर नहीं आई। रणवीर का दिल और भारी होता गया। आखिरकार उसने एक फोन मिलाया। अग्नि, कुछ लोग व्यवस्था करके मेरी मदद करो, विक्रम को ढूंढने में, वह लापता है। फोन के दूसरी तरफ अग्नि का चेहरा जरा सख्त हो गया। नाग राजा विक्रम लापता। उसने ज्यादा नहीं पूछा, तुरंत हाँ की और जांच शुरू कर दी। रणवीर के हाथ में सिगरेट की ठूंठें जलती रहीं, जब तक 1 घंटे बाद करण का फोन नहीं आया। धाम स्वामी को रिपोर्ट, एक सुराग मिला है। रणवीर की आंखें तुरंत चमकीं। कुछ देर बाद उदयगिरी के उपनगर में एक सुनसानी सड़क को घेर लिया गया था। गश्त कार्यालय से ढेर सारे लोग आए थे और दूसरे विभागों से भी बड़ी संख्या में। करण के साथ रणवीर उदासीन नजरों से घटनास्थल देख रहा था। गिरे पेड़, टूटी कार, चुपचाप खड़ी डंप ट्रक और सड़क पर गोलियों से बने गड्ढे। धाम स्वामी, मोबाइल सिग्नल लॉक से पता चला कि नाग राजा विक्रम आखिरी बार यहीं थे, लेकिन सारे कैमरे नष्ट कर दिए गए थे। उस वक्त क्या हुआ कुछ नहीं देख पाए। करण ने बात खत्म की तो हाथ में कुछ चीजें लाया। घटनास्थल पर 7 तीर भी मिले। रणवीर ने एक तीर लिया, ध्यान से देखा। कारीगरी बहुत शानदार थी। तीर की नोक खास धातु से बनी, तेज और डरावनी धार वाली। सिर्फ गोलियां नहीं, ये तीर भी, और डंप ट्रक तक का इंतजाम दुश्मन ने साफ साफ विक्रम के लिए प्लान बनाया था। इन तीरों की उत्पत्ति पता करो और मुझे लगातार जांच करते रहो, विक्रम को ढूंढना ही है। रणवीर ने आदेश दिया। जी, करण ने जवाब दिया। मौजूद सभी विभागों के मुखियाओं ने भी सिर हिलाया। उन्हें रणवीर की हत्या की भावना महसूस हो रही थी। अगर एक नागराजा को कुछ हुआ तो आसमान हिला देने वाली घटना होगी। आने से पहले रणवीर को डर था कि घटनास्थल पर वो न देख ले जो नहीं देखना चाहता। जैसे विक्रम की लाश। सौभाग्य से विक्रम की लाश नहीं मिली, मतलब उसकी जान अभी अस्थायी रूप से सुरक्षित हो सकती है। इससे रणवीर के दिल में एक उम्मीद की किरण जगी। होटल लौटकर रणवीर ने फिर इंतजार शुरू किया। शाम 7-8 बजे तक वह बाहर नहीं निकला। खट खट खट, रोशनी याज्ञिक फिर दरवाजा खटखटाने आए। रणवीर भैया, पहले खाना खा लो। जरूरत नहीं, भूख नहीं है, रणवीर ने दरवाजा खोले बिना कहा। रोशनी ने आह भरी, नाजुक भौहें सिकुड़ गईं। वह रणवीर के पास कई बार आई थी, लेकिन हर बार नाकाम। डर था कि डिस्टर्ब कर देगी, इसलिए ज्यादा नहीं बोली और फिर चली गई। आधी रात तक रणवीर के पीछे एक आकृति प्रकट हुई, फिर धम्म से करण जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गया। धाम स्वामी, हमें अभी तक नाग राजा विक्रम का पता नहीं चला। घटनास्थल पर बचे तीर और दूसरे सबूत संबंधित संस्थानों को जांच के लिए भेजे गए हैं, लेकिन उत्पत्ति अभी तक नहीं पता चली। घटनास्थल के खून के नमूने की रिपोर्ट आई है। कुछ विक्रम का है, कुछ दूसरों का। बात खत्म करके उसका चेहरा अपराध बोध से भरा था। खुद से नफरत कर रहा था कि अब तक विक्रम नहीं ढूंढ पाया। रात में रणवीर ने गहरी सांस ली, मूड शांत करने की कोशिश की। उसे कैसे अपराध बोध नहीं होता? अगर उसने भीष्म ओबरॉय के इरादे को पहले समझ लिया होता, शायद विक्रम ठीक होता। ये सोचते ही उसकी आंखों में हत्या की आग फिर भड़क उठी। भीष्म ओबरॉय की जानकारी मिली। हाँ, करण ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और कुछ जानकारी निकाली, लेकिन सिर्फ एक पन्ना था। रणवीर ने लिया और नजर डाली। भीष्म ओबरॉय, पुरुष, उत्तर प्रांत से, 1 सदी पुरानी उत्तरी विदेशी राजवंश की संतान, वर्तमान में लगभग 80 साल का। ऊपर दर्ज जानकारी बहुत कम थी, उम्र भी ठीक नहीं पता। धाम स्वामी, ये भीष्म ओबरॉय कम ही सक्रिय रहता है। अब मिली जानकारी दशकों पुरानी है। विदेशी जातियां आत्मसमर्पण करने और राज परिवार बिखरने के बाद भीष्म ओबरॉय से जुड़ी जानकारी और भी कम है, करण ने रिपोर्ट की। उत्तरी विदेशी राजवंश की संतान। रणवीर की आंखें चमकीं। पुरानी शराबखाने में जयंत देशमुख से मिलते वक्त उसने कहा था कि राज्य से भी पूछ सकते हो। व्यस्तता में वह लगभग भूल ही गया था। रणवीर ने तुरंत राज्य को फोन मिलाया। हालांकि गहरी रात थी, राज्य को पता था कि रणवीर कॉल कर रहा है, इसलिए बहुत सावधानी से विशेष व्यक्ति से बात करवाए। रणवीर ने समय बर्बाद नहीं किया। विक्रम की जान का सवाल था, इसलिए सीधे इरादा बताया।
उसे भीष्म ओबरॉय की पहचान जाननी थी। गहरी रात में सीधे राज्य के सबसे ऊंचे अधिकार को फोन और भीष्म ओबरॉय की पहचान बताने को कहा। पूरे आर्यावर्त में सिर्फ रणवीर की इतनी हिम्मत थी और राज्य को भी सावधानी से पेश आना पड़ा, रणवीर को पूरी तरह विशेष मेहमान मानकर। ये गुप्त बातचीत करीब 10 मिनट चली और फोन कटने तक रणवीर की आंखें चमक रही थीं। उसे सब समझ आ गया था। अध्याय 187 गुप्त घाटी, भेड़िए की महत्वाकांक्षा। भीष्म ओबरॉय वाकई एक सदी पुरानी उत्तरी विदेशी राजवंश की रक्त संतान है। जब राज्य एकीकृत हुआ था, ओबरॉय वंश ने समझौता प्रस्तावित किया था। उस समझौते की वजह से ओबरॉय वंश ने आत्मसमर्पण के बदले जीवित रहने का सौदा किया। उसी समझौते की वजह से ओबरॉय वंश ने जटिल संबंधों का जाल बुन रखा था और एक रहस्यमयी शक्ति बनाई थी। नाम गुप्त घाटी। इस गुट का अस्तित्व बिल्कुल साफ नहीं, इसने ढेर सारे राजनीतिक बैकग्राउंड वाले ताकतवर लोगों को सोख लिया था। साल दर साल छाया में बढ़ता गया, हर कोने में अदृश्य हाथ की तरह फैलता गया। राज्य को भीष्म ओबरॉय के इरादे का एहसास था कि वह गुप्त घाटी को आधार बनाकर अपनी निजी शक्ति साम्राज्य बनाना चाहता है, इसलिए इन सालों में उस पर नजर रखी गई थी। फिर भी उस पुराने वादे की वजह से राज्य भीष्म ओबरॉय के खिलाफ आसानी से हाथ नहीं उठा सकता, भले चाहता हो। आखिरकार राज्य ने फोन पर रणवीर से वादा किया, अगर वह भीष्म ओबरॉय के खिलाफ कार्रवाई करना चाहे तो वे न रोकेंगे, न मदद करेंगे और कुछ सुविधाएं भी दे सकते हैं। कभी सोचा नहीं था कि भीष्म ओबरॉय की जड़ें इतनी गहरी और पुरानी होंगी, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। गुप्त घाटी बनाना सिर्फ निजी शक्ति साम्राज्य के लिए नहीं था, बल्कि आर्यावर्त के खिलाफ वापसी का मंच था। सच में भेड़िए की महत्वाकांक्षा। रणवीर को लगता था कि भीष्म ओबरॉय का राज्य से गहरा संबंध है। आज की कॉल सिर्फ टोह लेने के लिए थी। जब संबंध नहीं है तो सब बहुत आसान हो जाता है, चाहे राजवंश संतान हो या गुप्त घाटी का स्वामी। जो मेरे भाई को छुएगा उसकी मौत पक्की। हालांकि राज्य की दी जानकारी पूरी नहीं थी। पिछले दशकों में भीष्म ओबरॉय की गतिविधियों के बारे में उन्हें सिर्फ गुप्त घाटी पता है, बाकी धुंधला। मुखौटा वाले लोग गुप्त घाटी के हैं या नहीं, राज्य इसकी पुष्टि नहीं कर सका। सबसे अहम, राज्य को गुप्त घाटी का ठिकाना भी नहीं पता। फिर भी कम से कम भीष्म ओबरॉय का विवरण मिल गया। अब गुप्त घाटी का पता लगाते ही सीधे धावा बोलकर हिसाब चुकता कर सकते हैं। जैसे ही रणवीर करण को गुप्त घाटी का पता ढूंढने का आदेश देने वाला था, उसका फोन बज उठा। रणवीर ने स्क्रीन देखी और तुरंत उत्साहित हो गया। नागराजा विक्रम का कॉल। उसने तुरंत उठाया। वीडियो फीड आई। एक आदमी पत्थर के खंभे से जंजीरों में जकड़ा था, पूरा घायल, खून टपक रहा था। विक्रम। रणवीर की आंखें लाल हो गईं, हत्या की आभा फट पड़ी। साफ दिख रहा था कि विक्रम की एक बांह लटक रही थी, दोनों घुटने लहूलुहान, हमेशा के लिए अपंग। रुद्रधाम का वो शक्तिशाली नागराजा जो कभी युद्ध क्षेत्र में कत्ल करने वाला प्रहरी था, अब इस हाल में। हरामियों। रणवीर का गुस्सा भड़क उठा। वह चाहता था कि अभी विक्रम के पास पहुंच जाए और हर दुश्मन को कत्ल कर दे। छलक। किसी ने बर्फ ठंडे पानी की बाल्टी विक्रम पर उड़ेल दी। खून पानी में मिलकर बह निकला। विक्रम और भी दयनीय लग रहा था। मुश्किल से आंखें खोलकर लाल पुतलियां दिखाई। तुम जानवरों, मुझे छोड़ने की हिम्मत है तो छोड़ो, सबको मार डालूंगा। एक आदमी छुरी थामे धीरे धीरे उसके पास आया। नहीं, आने वाला क्या है समझकर रणवीर चीखा। जैसे बहरा हो, वो आदमी विक्रम के सामने पहुंचा, छुरी उठाई और जांघ में घोंप दी। धम्म। तेज धार ने मांस चीरा और गहराई तक धंस गई, खून फूट पड़ा। विक्रम की जांघ की मांसपेशियां ऐंठ गईं। उसने दांत पीसे, दबी हुई कराह निकाली, सिर नहीं झुकाया। नीच, रुक। रणवीर गरजा। स्क्रीन के पार भी दर्द दिल में छुरा घोंप रहा था। छुरी चलाने वाले ने सिर घुमाया, मुखौटे के बावजूद उसकी खुशी साफ थी। तंज कसते हुए उसने छुरी को विक्रम की जांघ में घुमाया जैसे कीमा बना रहा हो, खून बुलबुले बनकर निकला। विक्रम दर्द से कांप उठा, चेहरा मौत जैसा सफेद। हरामी, अगर हिम्मत है तो मार डाल, ये नीच हरकतें मुझे खत्म नहीं करेंगी। विक्रम, लोहे जैसा मजबूत, कर्कश स्वर में गर्जा, देखकर दिल दहल जाता। मुखौटा वाले ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ और जोर लगाया। चून की कॉल किया है तो भीष्म ओबरॉय को बुलाओ, ये शर्मनाक खेल बंद करो। रणवीर चीखा। गुस्सा छलक रहा था, नसें फूल गईं, फोन कुचलने की कगार पर। कैमरा आखिरकार सफेद लबादे वाले व्यक्ति पर पैन हुआ, जो कुर्सी पर बैठा चाय पी रहा था। रुद्रधाम के नागराजा के लायक इतना जिद्दी। रणवीर, ये देखकर दर्द हो रहा होगा ना। सिर्फ पीठ दिख रही थी, लेकिन आवाज में तंज भरा था। तू भीष्म ओबरॉय है? रणवीर ने ठंडे स्वर में पूछा, उस साए को याद में उकेरते हुए। अगर संभव होता तो वह अभी उसके सामने पहुंचकर टुकड़े टुकड़े कर देता। सच कहूं, तुझे अभी मेरा नाम लेने का हक नहीं, भीष्म ओबरॉय ने उदासीन स्वर में कहा। गिरे हुए राजवंश की संतान, तेरे घमंड की जड़ क्या है? रणवीर ने तंज कसा। धड़ाम। ये सुनकर भीष्म ओबरॉय से हत्या की आभा फट पड़ी। काफी देर बाद शांत हुई।
अगर विक्रम को सुरक्षित चाहता है तो कल विश्वनाथ सिंह को बिना चोट के मेरे बताए ठिकाने पर ले आ, तब पता चलेगा कि मेरे पास वो हिम्मत है या नहीं। और ये जान ले, रुद्रधाम के 10 लाख शिष्य हैं, लेकिन मैं तुझे अकेला चाहता हूँ। मेरे आदमी छिपकर नजर रखेंगे, अगर कोई और दिखा तो विक्रम की जान गई समझो। भूल मत, विश्वनाथ सिंह भी मेरे हाथ में है। रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। मैंने विश्वनाथ सिंह को छुड़ाने किसी को नहीं भेजा, सोचता है मैं नहीं कर सकता था। भीष्म ओबरॉय ने अचानक ठंडी हंसी छोड़ी। रणवीर की भौहें सिकुड़ी। भीष्म ओबरॉय को विश्वनाथ सिंह की जान से कोई मतलब नहीं, उसका असली मकसद विक्रम को पकड़कर उसे ललचाना था। उम्मीद है कल तुझे देखूंगा, अलविदा। बात खत्म करके किसी ने वीडियो काट दिया। बस फोन वाइब्रेट हुआ, तुरंत एक मैसेज आया। एक पता, वायु घाटी, मधुपुर, शाम 6 बजे। वायु घाटी, ये गुप्त घाटी का अड्डा होगा। रणवीर की नज़र ठंडी थी। अभी दोपहर थी, मिलने तक सिर्फ 6 घंटे बचे थे, लेकिन फोन चेक करने पर वायु घाटी तक ड्राइव में 4 घंटे से ज्यादा लगते। भीष्म ओबरॉय ने साफ समय गणना की थी। रुद्र सेना लाने का मौका नहीं, तैयारी का समय नहीं, मकसद उसे अकेला आने पर मजबूर करना था। साफ और सीधा, वह उसे मारना चाहता था। धाम स्वामी, चून की पता मिल गया है। मैं बड़ी सेना लेकर वायु घाटी को घेर लूंगा, उन हरामियों को नेस्तनाबूद करके नागराजा विक्रम को बचा लूंगा, कर्ण ने उत्साह से कहा। यह नहीं चलेगा, रणवीर ने सिर हिलाया। भीष्म ओबरॉय ने पता बताने की हिम्मत की, उसने पूरी तैयारी कर रखी है, जल्दबाजी से सिर्फ विक्रम की जान खतरे में पड़ेगी। तो क्या करें, कर्ण ने बेचैनी से पूछा। मैं अकेला जाऊंगा, रणवीर ने घोषणा की। अध्याय 188, प्रस्थान। धाम स्वामी, आप? कर्ण बेहद स्तब्ध हो गया। अकेला अपॉइंटमेंट पर जाना, क्या जाल में सीधे कूदना नहीं होगा? चिंता मत करो, हालांकि अकेला जा रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी तैयारी नहीं कर रहा। समय कम था। भीष्म ओबरॉय की शर्तों के बिना भी रणवीर रुद्रधाम की सेना नहीं लाने वाला था। उसके पास छाया संप्रदाय था जिसे तैनात कर सकता था। छाया संप्रदाय के सदस्यों की ताकत से अगर वे गुप्त घाटी के पास पहुंचे भी तो भीष्म ओबरॉय को पता नहीं चलता। रणवीर ने तुरंत फोन मिलाया। अग्नि, तलाश बंद करो, मुझे नील का पता चल गया है। मुझे कुछ लोगों की जरूरत है गुप्त ऑपरेशन के लिए, रणवीर ने संक्षेप में समझाया। अग्नि ने तुरंत हाँ की। मैं लोगों को लेकर तुरंत आ रही हूँ। नहीं, तुम दिल्ली में ही रहो। देवलोक के लोगों पर नजर रखनी है और पूरे पूर्व देश में अराजकता नहीं होने देनी। हंसा, चांदनी और हिमानी कुछ लोगों को लेकर आए, रणवीर ने निर्देश दिया। छाया संप्रदाय के 4 महान छायाएं हैं जो रुद्रधाम के अष्टनाग राजाओं के बराबर पद रखती हैं। ये 4 महान छायाएं अग्नि के अलावा बाकी 3 वो हैं जिनका उसने जिक्र किया। साथ में वे हैं अग्नि, हंसा, चांदनी और हिमानी। 4 महान छायाएं रुद्रधाम के अष्टनाग राजाओं के बराबर दर्जा रखती हैं। रुद्रधाम के अष्टनाग राजाओं से अलग छाया संप्रदाय की 4 महान छायाएं सब स्त्रियां हैं। रणवीर के सबसे रहस्यमयी तुरुप के रूप में भले छाया संप्रदाय को पूरी तरह पूर्व देश में तैनात किया गया हो, आखिर में सिर्फ अग्नि ही सामने आती थी। बाकी 3 महान छायाएं अंधेरे में छिपी रहती थीं। 3 महान छायाओं को एक साथ भेजना पहली बार था, यह असाधारण था। मैं तुरंत उन्हें सूचित कर रही हूँ, अग्नि ने फोन पर कहा। उसकी आवाज में भी थोड़ी हैरानी थी। किसने संप्रदाय नेता को इतना गुस्सा दिलाया कि 3 महान छायाओं को एक साथ भेज रहे हैं? फोन काटने के बाद रणवीर ने तुरंत कर्ण को निर्देश दिया। कर्ण, सैटेलाइट से वायु घाटी की स्थिति की जांच करो। जी, कर्ण तुरंत करने चला गया। इधर वायु घाटी में गुप्त घाटी का मुख्य शिविर। अधीनस्थ ने वीडियो कॉल काटी तो भीष्म ओबरॉय विक्रम के पास गया और पेट में मुक्का मारा। मुझे तेरे धाम स्वामी की बात नापसंद आई। सच में विदेशी आर्यावर्त है। एक दिन मैं अपने पूर्वजों की महिमा लौटाऊंगा और इस विशाल भूमि को जीत लूंगा। भीष्म ओबरॉय ने पागलों जैसा ऐलान किया, अपनी महत्वाकांक्षा बिल्कुल नहीं छिपाई। विक्रम ने कराहते हुए ताज़ा खून उगला। जिस शांतिपूर्ण युग की रक्षा के लिए हमने लड़ाई लड़ी, वह कभी तेरे हाथ नहीं आएगा। चिंता कर कि मेरा धाम स्वामी तुझे कैसे मारेगा। मुझे तेरी बात भी नापसंद आए। भीष्म ओबरॉय ने एक और मुक्का मारा। धड़ाम, चेहरे पर मुक्का लगने से विक्रम अब नहीं संभल पाया और फिर बेहोश हो गया। गुस्सा मत करो, आराम करो, कल अभी रणवीर से निपटना है। एक ठंडी आवाज आए और मास्टर प्रेत प्रकट हुआ। फिर चेहरे से मुखौटा उतारा, बूढ़ा और उदास चेहरा दिखा। बूढ़े भूत, तेरी ताकत से कल रणवीर से निपटना कोई समस्या नहीं ना, भीष्म ओबरॉय ने घमंड से कहा, लेकिन थोड़ा बेचैन था। जब तक रुद्रधाम की 10 लाख की सेना नहीं हिलती, मैं अकेला रणवीर को मार सकता हूँ। इसके अलावा मैंने तमस संप्रदाय से 500 विशेषज्ञ बुला लिए हैं, सब अंतर्शक्ति स्तर से ऊपर और 20 शक्ति राजा स्तर के मास्टर अकेले। ये मेरे तमस संप्रदाय की आधी से ज्यादा ताकत है। तेरे गुप्त घाटी के लोगों के साथ मिलकर क्या एक रणवीर को मारने से डर लग रहा है? बूढ़े भूत ने ठंडा खर्राटा लिया, पूरी तरह आत्मविश्वास से भरा।
सुनकर भीष्म ओबरॉय तुरंत जोर से हंसा। मैं ज्यादा सोच रहा था। जैसे ही रणवीर मरेगा, भले पहले के प्लान बर्बाद हो गए हों, हम तुरंत राइली के साथ वापसी कर सकते हैं और फिर आर्यावर्त हमारा होगा। तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे भी उत्साह आ रहा है, बूढ़े भूत ने कहा। फिर दोनों पागलों जैसी हंसी में डूब गए। उनकी हंसी रात को चीरती हुई पूरी वायु घाटी में गूंज गई। ... इस रात रणवीर के लिए नींद हराम थी। करण के वायु घाटी का नक्शा जांचने जाने के बाद वह बिस्तर पर ध्यान में बैठ गया। उसे अभी खबर मिली थी कि 3 महान छायाएं हंसा, चांदनी और हिमानी अपने लोगों को लेकर मधुपुर की ओर बढ़ रही थीं। अब सिर्फ खबर का इंतजार था। सुबह 4 बजे करण लौटा। धाम स्वामी, वायु घाटी का इलाका पूरी तरह जांच लिया गया है। फिर उसने सैटेलाइट नक्शा सौंपा। रणवीर ने देखा, वायु घाटी विशाल जंगल में थी, कई चोटियां घेरे हुए, इलाका बहुत दुर्गम और आसपास जनसंख्या कम, 100 लीग दूर ही कस्बे थे। ऐसी जगह पर कब्जा करके कोई आश्चर्य नहीं कि उनके ठिकाने रहस्यमय हैं और पता नहीं चलता। सैटेलाइट जांच से पता चला कि वायु घाटी में अभी 700-750 लोग हैं। 100 लीग के दायरे में दुश्मन के स्काउट्स तैनात हैं और ड्रोन नाइट विशन गश्त भी कर रहे हैं। करण ने रिपोर्ट की। क्या वे डर रहे हैं कि मैं सच में रुद्र सेना लेकर आ जाऊंगा? रणवीर ने मन में सोचा। तभी उसके फोन पर मैसेज आया। हंसा का था। वे मधुपुर पहुंच गए होंगे। लगभग पहुंच गए। रणवीर ने निर्णायक आदेश दिया, करण, मुझे गुप्त घाटी ले चलो। जी। करण ने सिर हिलाया। पल भर में रणवीर बाहर निकला। उसने देखा पड़ोस के कमरे का दरवाजा पाक करके खुला और रोशनी याज्ञिक दौड़ती हुई बाहर आई। अभी सोई नहीं? रणवीर ने सिर घुमाकर पूछा। रणवीर भैया, तुमने अभी खाना नहीं खाया? मैंने तुम्हारे लिए KFC ऑर्डर किया था, रोशनी ने पैकेट थामे कहा। रणवीर ने मुस्कान दिखाई। मैं भूख से नहीं मरूंगा, अभी मुझे कुछ काम है। तू खुद खा ले और जल्दी आराम करना याद रख। बात खत्म करके वह तेज कदमों से चला गया। रोशनी ने होंठ हिलाए, निराशा दिखाई। कुछ देर बाद सिल्वर सी से एक हेलीकॉप्टर उड़ा, सीधे वायु घाटी की ओर। हेलीकॉप्टर में बैठा था रणवीर। करण भी था, विश्वनाथ सिंह को एस्कॉर्ट करते हुए, जिसके हाथों में हथकड़ियां थीं। 6 बजे तक सिर्फ 2 घंटे बचे थे, इसलिए हेलीकॉप्टर ही चुनना पड़ा, वरना देर हो जाती। और जैसे ही रणवीर रवाना हुआ, अंधेरे में छाया संप्रदाय के सदस्य भी तेजी से बढ़ रहे थे। रुद्र सेना के बिना भी रणवीर आज भीष्म ओबरॉय को मारने और गुप्त घाटी को पूरी तरह नेस्तनाबूद करने वाला था। दुश्मन की हरकतों ने उसकी अंतिम सीमा को पूरी तरह लंघ दिया था। सुबह वीडियो में देखी विक्रम की हालत याद करके रणवीर का गुस्सा भयंकर जल रहा था। ये रुद्रधाम के अष्टनाग राजाओं में से एक था। आर्यावर्त की शांति की रक्षा के लिए उसने नर्क के द्वारों के सामने अनगिनत बार कदम रखा था और उसका सबसे अच्छा भाई था, बिना किसी शक के। फिर भी उसे इतना यातना दिया गया। घिनौना, नफरत भरा। 1 घंटे बाद रणवीर गुप्त घाटी की सेनाओं की निगरानी रेंज में दाखिल हुआ। दुश्मन शायद सिर्फ रुद्र सेना से सावधान था और उसके हेलीकॉप्टर को सिर्फ निगरानी में रखा, रोकने की कोशिश नहीं की। आधे घंटे बाद हेलीकॉप्टर वायु घाटी के पास पहुंचा। इस वक्त कम्युनिकेशन सिस्टम से किसी ने चीखा, सिर्फ रणवीर को विश्वनाथ सिंह के साथ नीचे आने दो, बाकी सारे लोग 3 मिनट में चले जाएं। क्या गुप्त घाटी के लोग कायर हैं? करण गुस्से में बोला। इतना डरपोक होना, फिर भी रुद्रधाम को छेड़ने की हिम्मत। करण, बाद में बाहर मेरा इंतजार करना, मैं विक्रम को वापस लेकर आऊंगा, रणवीर ने आत्मविश्वास से कहा। हर कीमत पर, हर परिणाम की परवाह किए बिना। चूंकि आ गया था, विक्रम जरूर जिंदा वापस आएगा। अध्याय 189 अकेले धावा। करण ने दांत पीसे, चाहे कितनी भी बेचैनी हो, यह धाम स्वामी का आदेश था और उसे सिर्फ सिर हिलाना पड़ा। घड़ घड़ हेलीकॉप्टर जमीन की ओर घूमता हुआ उतरा। अभी लैंडिंग से 20-30 मीटर ऊपर था। रणवीर ने विश्वनाथ सिंह को पकड़ा। क्या कर रहे हो? विश्वनाथ सिंह डर से चीखा। बिना बोले रणवीर ने केबिन डोर खोला और पल भर में छलांग लगा दी। विश्वनाथ सिंह चीखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। इतनी ऊंचाई से बिना सेफ्टी रोक के कूदना, ये तो आत्महत्या थी। लेकिन अगले ही पल रणवीर का शरीर जमीन पर धड़ाम से उतरा, पूरी तरह स्थिर। विश्वनाथ सिंह का दिल मुंह को आया था। जब देखा कि कुछ नहीं हुआ, तो वह रणवीर को हैरानी से ताकने लगा। इतनी ऊंचाई से गिरकर भी बिना खरोंच, पूरी तरह राक्षस। हेलीकॉप्टर में सब लोग अभी चले जाओ, किसी ने ताकीद की। रणवीर ने हाथ से इशारा किया। हेलीकॉप्टर के अंदर करण अन्ना था। ये गुप्त घाटी का अड्डा था। सैटेलाइट जांच से 700-750 लोग गिने गए थे और नाग राजा विक्रम खुद कैद हो गए थे, ताकत का सबूत। और धाम स्वामी को यहाँ ललचाना मतलब हर संभावना की तैयारी। ये भेड़ियों की मान थी। धाम स्वामी का अकेला धावा बोलना बहुत खतरनाक था। लेकिन रुद्रधाम में आदेश ही आदेश होता है। करण ने सिर्फ पायलट को उड़ान का आदेश दिया। विमान चला गया तो अंतहीन जंगल के बीच सिर्फ रणवीर रह गया, विश्वनाथ सिंह को पकड़े हुए। सन। उसके उतरते ही हर दिशा से दर्जनों आकृतियां फूटी। सब मुखौटा लगाए तुरंत उसे घेर लिया।
रणवीर ने उन्हें ठंडी नजर से देखा। उनकी आभा से पता चल रहा था कि हर एक अंतरशक्ति स्तर तक पहुंचा हुआ था। इतने अंतरशक्ति योद्धा एक साथ उतारना कम गुठी कर सकते थे। रणवीर, अब तू अकेला है, देखते हैं कैसे निपटता है, विश्वनाथ सिंह ने चिल्लाकर कहा। तेरी बकवास बंद। रणवीर के हाथ ने विश्वनाथ सिंह को अचानक कसा। क्रैक, दबी हुई चटक की आवाज, विश्वनाथ सिंह की बांह कुचल दी गई। उसकी चीख गूंजी। तेरे इलाके में भी, जब तक तू मेरे कब्जे में है मैं तुझे कभी भी मार सकता हूँ, शरीफ बन। चारों तरफ के दर्जनों अंतरशक्ति विशेषज्ञों की हत्या की भावना भड़क उठी। अकेला आदमी, इतना घमंड, फिर भी बिना आदेश के कोई हिला नहीं। उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज करके रणवीर विश्वनाथ सिंह को घसीटते हुए सीधे आगे बढ़ा। रास्ता रोकने वाले मुखौटा वाले मजबूरी में हट गए। बिजली की तेजी से चलते हुए रणवीर पल भर में वायु घाटी की गहराई में पहुंच गया। आगे एक द्वार था। विशाल पुरानी नीली चट्टान पर 2 बड़े अक्षर उकेरे थे, गुप्त घाटी। अनजान देखे तो कोई दाववादी पवित्र स्थान समझ ले। सच में ये सिर्फ ओबरॉय वंश का अड्डा था जो आर्यावर्त को कब्जाने की साजिश रच रहा था। द्वार के सामने युद्ध देव की तरह खड़े रणवीर की आभा आसमान छू रही थी। भीष्म ओबरॉय, मैं रणवीर रायचंद आ गया हूं, बाहर निकल और सामना कर। उसकी गरज गड़गड़ाहट की तरह लहराई। पूरी गुप्त घाटी हिल गई। गुप्त घाटी के द्वार पर जबान संभाल कर बोल, एक मुखौटा वाले ने डांटा। गुप्त घाटी तो क्या? रणवीर ने तंज कसा। 10 फुट की नीली चट्टान के पास पहुंचा। उसने हथेली उठाई और चट्टान पर दे मारी। शरीर में प्राण शक्ति उमड़ आई। धड़ाम, जहां हाथ लगा वहां विस्फोट हुआ। अनगिनत दरारें फूट पड़ीं। क्रैक क्रैक, पल भर में दरारें पूरी चट्टान पर फैल गईं। फिर धड़ाम, जोरदार विस्फोट के साथ गुप्त घाटी लिखी विशाल चट्टान चूर चूर हो गई। मलबा उड़ता हुआ धूल में मिल गया। एक हथेली से घाटी का चिन्ह तोड़ डाला। हर देखने वाला स्तब्ध रह गया। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि अकेला आने वाला इतना दुस्साहसी होगा। गुप्त घाटी का प्रतीक तोड़ देगा बेहुदा। रणवीर, तू मौत मांग रहा है। विश्वनाथ सिंह चीखा। मौत मांगने वाले तुम हो, रणवीर ने गरज कर कहा। उससे निकल रही आभा जैसे कोई राक्षस राजा हो। विश्वनाथ सिंह कांप उठा, एक शब्द और नहीं बोला। अच्छा भीष्म ओबरॉय, अगर तू खुद नहीं आएगा तो मैं गुप्त घाटी को उलट पुलट कर दूंगा। वह विश्वनाथ सिंह को घसीटते हुए घाटी में घुस पड़ा। उसी वक्त गुप्त घाटी के अंदर से लोगों का सागर उमड़ा, उसके सामने रुक गया। 100 से ज्यादा। उनकी आभा आसमान छू रही थी। आगे सफेद लबादे वाला बुजुर्ग था, बाल बर्फ जैसे सफेद फिर भी तंदुरुस्त, ड्रैगन की तरह चलता हुआ। भीष्म ओबरॉय। रणवीर की आंखें चमकी। वीडियो में सिर्फ पीठ देखी थी, लेकिन वो छवि दिमाग में उकेरी हुई थी। भीष्म ओबरॉय के पास एक अजीब आकृति खड़ी थी, भयानक प्रेत मुख, मुखौटा लगाए, रणवीर को खतरे की अनुभूति करा रही थी। जो मुझे खतरा महसूस करा सकता है, शायद शक्ति देव स्तर तक पहुंचा है, रणवीर ने मन में सोचा। बाकियों में से ज्यादातर मुखौटा लगाए थे, जबकि कुछ बिना, जैसे 2 अलग गुट साथ खड़े हों। अजीब, क्या ये मुखौटा वाले बाहर से आए सहयोगी हैं गुप्त घाटी के साथ? घाटी स्वामी, विश्वनाथ सिंह ने मुक्ति देखकर चीखा। चिंता मत कर, मेरे रहते तू सुरक्षित है, भीष्म ओबरॉय ने कहा, फिर रणवीर की ओर मुड़ा। तू वचन निभाता है, एक अधीनस्थ के लिए यहाँ आया। तुम्हारी तरह विश्वनाथ सिंह को तोप का चारा बनाने की तुलना में, हाँ, मैं वफादारी को महत्व देता हूँ, रणवीर ने तंज कसा। गुस्ताखी। घाटी स्वामी से बात करते वक्त आदर दिखा। एक मध्यम उम्र का आदमी गरजा, बिना मुखौटा, भीष्म ओबरॉय के ठीक पीछे खड़ा था। उसके अंदाज से लग रहा था कि गुप्त घाटी के साम्राज्य कब्जाने के रास्ते में भर्ती किया गया कोई प्रभावशाली व्यक्ति हो। भेड़िए महत्वाकांक्षा वाला गद्दार मेरे से आदर का हकदार नहीं, रणवीर ने तंज कसा। तू मौत मांग रहा है। हमारे घाटी स्वामी में राजसी रक्त है, सच्चा ड्रैगन जो भविष्य में साम्राज्य का ड्रैगन सम्राट बनेगा, जबान संभाल। वो आदमी भड़क उठा। राजवंश 100 साल से खड़ा है, राजसी रक्त मजाक है। अगर आर्यावर्त चाहिए तो पहले मुझसे पूछो, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। तू, मध्यम उम्र का आदमी गुस्से से लाल हो गया। भीष्म ओबरॉय का चेहरा भी काला पड़ गया। रणवीर की बातें सीधी अपमान थीं। रणवीर, तुझे पता भी है तू कहाँ खड़ा है? गुप्त घाटी तो क्या, रणवीर ने उदासीन स्वर में कहा। सौली के दायरे में सब मेरे कब्जे में है, एक चींटी भी बाहर नहीं निकल सकती। तू पिंजरे में है, मेरा एक इशारा और तू कभी बाहर नहीं निकलेगा। पूरी दुनिया में मैं जहां चाहूं जाता हूं, क्या लगता है ये जगह मुझे रोक लेगी? रणवीर ने पलटवार किया। रणवीर, तू बहुत घमंडी है। घाटी स्वामी तुझे मौका दे रहे हैं, अगर जिंदा रहना है तो समझदारी दिखा। मध्यम उम्र के आदमी ने गरज कर कहा। मेरी जिंदगी और मौत मैं खुद तय करता हूं, कोई मेरे लिए फैसला नहीं करता, रणवीर ने घोषणा की। आभा आसमान छूने लगी। बातें काफी हुई, नाग राजा विक्रम को सौंप दो।